अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माँ रक्षा बाय फातिमा लगारी का 9th एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। अमर को गए हुए 3 दिन हो गए थे। ये 3 दिन उसे 3 सदियों बराबर लगे थे। पिछले 2 हफ्तों में वो उसे किस किस तरह किन किन लोगों से बचाते आए थे, उन 3 दिनों में सब वाज़ेह हो गया था। यूं लगता था अमर एक ढाल थे और उस ढाल के पार वो हर तरह के आंधी व तूफान, ज़बानी व जिस्मानी हमलों से महफूज रही थी। ये ढाल सरा से सर गई थी और पहला तीर ही दिल में खुपता गया था। तकलीफ इंतहा को पहुंची और वो आह तक न कर पाई। वो अभी रात वाले वाक्य से न संभली थी कि अगले दिन उसके ऑफिस में उसके सर पर एएसपी खड़ा उसे कमनी निगाहों से तक रहा था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अलमीरा को अपने जिस्म का हर बाल खड़ा होता महसूस हुआ था। लैपटॉप की कीपैड पर टिके हाथ पसीने में भीग गए थे। वह उसके इतने करीब खड़ा था कि उसके मुंह से आती हुई सिगरेट की बू अलमीरा का सांस लेना मुहाल कर रही थी। वो इस कदर गंदी नजरों से उसे देख रहा था कि उसे अपने सर पर टिका हुआ हिसाब, जिस्म पर मौजूद अबाया भी कम महसूस हुआ था। मिस खानजादा, तो आप हैं वो नायाब शख्सियत जिसे बचाने के लिए हमारे एसएसपी साहब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों हाथ में इस पर टिकाकर वो लैपटॉप पर झुका था। अलमीरा तेजी से अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। चेहरे पर तारीख साया सा गुजरा था, हाथ लरस गए थे। एएसपी ने उसी तरह मेज पर हाथ रखे लैपटॉप पर झुके गर्दन घुमाकर उसकी डरी डरी सूरत को देखा था। 20 से ज्यादा गवाहान की गवाही न काफी साबित की गई। आधे घंटे के अंदर अंदर जमानत का लेटर जारी किया गया और जारी करने वाला पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जमान अख्तर का, जिसका लेटर रद्द करना नामुमकिन। केस मजबूत है लेकिन 3 हफ्ते होने को हैं। अदालत खामोश है, पुलिस फोर्स अंधी कर दी गई है, मीडिया को साफ सूंघ गया है, आवाम सुला दी गई है। किस लिए? बस एक आपके लिए। उसकी निगाहें उसकी अंदर तक धंसती निगाहों से अलमीरा को घिन आई थी। वो भागना चाहती थी, वो गायब होना चाहती थी, मगर टांगे शल, जबान मफलूज, फरार की राह दिखाई दी, न बचाव के लिए अल्फाज मिले। अलमीरा सुल्तान, वो जैसे उसका नाम लेकर महसूस हुआ था। दोनों हाथ पैंट की जेब में डालता मेज से टेक लगाकर खड़ा हुआ। निगाहों का मरकज अलमीरा का वजूद। 4.5 साल की उम्र में बाप की मौत के बाद कनाडा से तशरीफ लाई थी आप। चंद माह नमली मीरा में अपने दादा के साथ रहे। इस दौरान आपकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे बाद वो आपको ले गई। 10 साल की थी आप जब अदालत में केस दर्ज हुआ। केस आपकी माँ के खिलाफ था, आपके दादा ने दर्ज करवाया था। फैसला उनके हक में हुआ और आपको आपके दादा के हवाले कर दिया गया। उसके बाद वो उसका बचपन उसके आगे खोल कर रख रहा था। लरसते हाथों को पीछे करती वो पत्थर का बुत बनी फटी फटी निगाहों से उसे देख गई थी। यानी जो कोई नहीं जानता था, उस शख्स ने वहां तक रसाई भी हासिल कर ली थी। उसका वक्फा तवील हुआ तो अलमीरा को लगा कोई उसका गला घोट रहा है। इससे आगे जो कुछ हुआ था वो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। अलमीरा के लिए, अमर के लिए। इससे आगे जो भी था वो राज था। एक अजनबी शख्स उसके ऑफिस में घुसकर उसका बचपन उसके सामने किसी कहानी की तरह दोहरा रहा था। जब वो खौफ से लरज रही थी, तब वो माजी का वो बाप खोलने जा रहा था जो घिनौना था, जो नहीं खुलना चाहिए था। वो आगा जान के साथ गई थी खान हवेली में, जहाँ बस वो थी, आगा जान थे और अमर अमर थे वहाँ। उससे आगे नहीं, खुदारा उससे आगे नहीं। 1 साल बाद आपके दादा खुद आपको आपकी माँ के हवाले कर गए। वो जैसे अपने ही बयान पर हैरान हुआ था। गर्दन के गिर्द शिकंजा कमजोर पड़ा, सांस को आने जाने का रास्ता मिला था, पेशानी से पसीने की एक बूंद गिरी थी। आप 20 साल की थी जब आपका एसएसपी खानजादा से निकाह हुआ था। निकाह के फौरन बाद वो कनाडा चले गए थे। निकाह के 2 माह बाद आपके दादा का इंतकाल हो गया था। यानी एसएसपी साहब से आप अपने दादा के जनाजे पर मिली थी। और जनाजे के बाद उस दिन जब वो आपको लेने आए थे, निचला लब बुरी तरह दांतों तले कुचला गया था। दाएं हाथ की नाखून जोर से बाएं हथेली में घुपे। वो दोनों हाथ पीछे बांध कर ना खड़ी होती तो उसका जायजा लेता वो शख्स जान जाता कि वो डरी हुई है। वो राज के फाश होने से डरी हुई थी। मुझे लगता है अलमीरा सुल्तान साहिबा। वो सीधा हुआ, गायराना नजर से उसे देखा। इस सब में बहुत कुछ है जो मिसिंग है, बहुत कुछ पर्दा राज में है, और जो पर्दे में है किरण हनान के साथ हुए हादसे का ताल्लुक भी उसी से है। कातला आप हैं। दाएं हाथ के नाखून में खून के कतरे चमके। वो अपना जख्म उधेड़ चुकी थी। आपके मुंह उठाकर किसी के भी ऑफिस में जाकर उस पर इल्जाम धरने के पैसे लेते हैं एएसपी साहब। अमर कहते थे वो बहुत बहादुर थी। वो ऐसी थी,
कमर पर बंधे हाथ भले ही जख्मी कर चुकी हो, मगर मुंह पर वो किसी को अपने मुंह नहीं लगने देती थी। उसकी आवाज से झलकती मजबूती, लहजे की शक्ति ने एएसपी को हैरान किया था। महसूस हुआ था वो। खबरदार कर रहा हूँ आपको, जो राज आपका शौहर दफन करना चाह रहा है, उस राज से पर्दा मैं उठाऊंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप और आपके शौहर जमाने के रहमो करम पर होंगे। चबा चबा कर कहा गया था। वह पलकें झपकती हुई उसे देखती रही। एएसपी ने एक आखिरी बार सर तपाऊं उसका जायजा लिया और पलट गया। जब वह ऑफिस का दरवाजा खोल रहा था तो अलमीरा की सर्द आवाज उसकी समाज से टकराई थी। अगली बार वारंट लेकर आइएगा, वरना मेरे जोश मोहतरम को तो जानते ही हैं आप। इजाजतनामा लिख देंगे आपको। वो सारा वक्त गंदी नजरों से उसे घूरता रहा था। 10 मिनट अलमीरा उसके वजूद से उठती हुई सिगरेट की बू बर्दाश्त करती रही। वो उसे धमकियां देकर जा रहा था और जवाब में बस ये एक जुमला था जो किसी तमाचे की तरह उसके मुंह पर लगा था। अलमीरा के जोश मोहतरम इजाजतनामा लिख देते तो एएसपी को उनकी गैर मौजूदगी शेर न बनाती। वो जा चुका था। अलमीरा ने ढाल सी होकर कुर्सी पर बैठ गई थी। कोहनिया मेज पर रखे सर हाथों में गिराया था। एहतशाम ने कहा था, अमर ने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। अमर के दुश्मनों में इजाफा कर गई थी वो। एएसपी की कोई जाति रंजिश नहीं भी थी तो अब बन गई थी। अना का मसला था यह ताकत का नशा कि उसकी आंखों से असीम झलकता था। वो अमर खानजादा की बीवी को अदालत में घसीटेगा। वो अमर को रुस्वा करेगा। वो ये करके रहेगा। अमर खानान उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उसे बहुत से बुरे लोगों से बचाते आए थे। उनके होते हुए किसी ने उसके सर पर टिका हुआ हिसाब खींचना तो दूर की बात थी, आंख उठाकर उसे देखा तक नहीं था। वो साथ होते थे तो किसी की जरूरत नहीं थी अलमीरा पर बुरी निगाह डाले। वो किसी को उसके करीब भटकने नहीं देते थे। और जब वो गए थे तो सर से हिसाब भी खींचा गया था। उसे धमकियां भी मिली थी और वो जख्मी भी हुई। 3 दिनों में जहाँ जिस्म पर चोटें आई, वहीं वो अंदर तक भी छलनी हो गई थी। उसे अभी गर्दन पर वो आग जैसा लम्स न भूला था कि एएसपी की सांसों से उठती हुई बदबू उसके इर्द गिर्द रच बस गई थी। ओह खानान, उन्हें अब आ जाना चाहिए। लिली जमान अख्तर, वो मैसेज लिली ने किए थे अलमीरा। एहतशाम के पैगाम ने उसके अंदर होती हुई तोड़फोड़ में मजीद इजाफा किया था। लिली, अमर की बीवी, वो क्यों? वही क्यों? उसका क्या बिगाड़ा था उसने? उसका क्या छीना था? वो तो अलमीरा का सब कुछ ले गई थी। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि उठकर पूछ सके, खाना नहीं क्यों? सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों हो गई थी भला? उससे जीने का हक क्यों छीना जा रहा था? पेदर पे वार, एक के बाद एक इंकशाफ। माँ ठीक कहती थी उसे अपने बाप के साथ दफन हो जाना चाहिए था, वरना उसे रात मर जाना चाहिए था जब सारी दुनिया ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए थे। बाप के साथ ही बेटियों को भी इज्जत से मर जाना चाहिए, वो भी मर ही जाती। उसकी एक और रात बेचैनी से कमरे में टहलते गुजरी थी। बेड के नरम गुदाज गद्दे में कांटे उग आए थे। सीने को मसलती, गर्दन को रगड़ती वो सोफे पर गिरी थी। अमर के तकिए को दबोचते हुए उससे गर्दन के गिर्द आहनी गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई थी। आंखें मूंदे तो जलन के एहसास से तड़प उठी। कमरे में तेज चलता एसी भी उस आग को ठंडा नहीं कर पाया था जिस पर वो सारी रात सोखता होती रही थी। कमरा एक भट्टी बन गया और वो सारी रात जलती रही थी। इस्लामाबाद में हालात संभल चुके थे। आवाम ने हथियार गिराए तो पुलिस ऑफिसरान ने भी सुख का सांस लिया था। आगे के मामला तय करने के लिए यहाँ की पुलिस काफ़ी थी। उसने फुर्सत मिलते ही अपना सामान समेट लिया था। जिन 2 लड़कों की तलाश में अली यार एबटाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था, उनकी लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी पहुंच से दूर रही थी। ऊपर से ऑर्डर्स आए और आनन फानन केस बंद कर दिया गया था। नशे में धुत 35 साल आदमी ने उनमें से एक को अपनी गाड़ी से तोड़कर मारी थी। वो लड़का वहीं जा भाग हो गया, जबकि दूसरे को पकड़े जाने के डर से मार दिया गया। दोनों की लाशें मरगला की पहाड़ियों में दफनाने के बाद वो शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। केस की फाइल बंद करता अमर सर झटक कर तलखी से हंसा था। किसी बच्चे को भी ये कहानी सुनाएंगे तो उसे भी यकीन करने में मसला होगा आईजी साहब। उन्हीं के ऑफिस में उनके मुकाबले कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा वो उन्हें सख्त नजरों से घूर रहा था। आपकी तरफ भी तो यही हाल है अमर खानजादा साहब। ये केस तो हफ्ते में बंद हुआ है। आपकी बीवी की जमानत आधे घंटे के अंदर अंदर हुई थी। दोनों कोहनियां मेज पर टिकाकर हाथ बाहम मिलाकर आंखों में आंखें डाले कहा गया। वो सर झटक गया। देख लूंगा आपको भी और जहां से ऑर्डर्स आए हैं उन्हें भी। सर को जम्बिस देते हुए उन्हें वार्न किया गया था। मोस्ट वेलकम, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। दोनों बाजू फैलाए सर को खम देकर कहा गया था। वो दांत पर दांत जमाता हुआ उठ खड़ा हुआ।
दायां हाथ पैंट की जेब में डालता पलट गया। आईजी ने बगौर उस लंबे ऊंचे मर्द की कुशादा पुश्त को देखा था। ऑलिव शर्ट, बीच वाइड लेग पैंट में टक इन किए, पाँव में सफेद स्नीकर्स पहने, वजीहा और बारोब अम्र वो उससे ओहदे में ऊपर थे, उसके बाप की उम्र के थे। फिर भी उससे बात करते वक्त तमीज का मुजाहरा करना पड़ता था। अल्फाज के चुनाव में वक्त लेना पड़ता था। कोई और होता तो केस की फाइल पर एक झलक न डालने देते। मुकाबिल अमर खान ज्यादा था, तभी चुपचाप फाइल उसे थमा दी थी। उसकी बातें भी सुनी थी और वार्निंग भी खुले दिल से कबूल की थी। आईजी के ऑफिस से निकलकर वो राहदारी से गुजर रहा था जब किसी ने पीछे से उसे आवाज देकर रोका था। सरदार अमर खान। उठते कदम थम गए। उसने मुड़कर संजीदा निगाह उस शख्स पर डाली। सफेद कमीज सलवार में मलबूस लगभग 40 के करीब वो शख्स उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अंदर आ जाए अम्र, मेहमान नवाजी का मौका दें। वो खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। वो उसे अपने ऑफिस में ले आए थे। कुर्सियां छोड़कर वो दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। चाय, कॉफी? जल्दी में हूँ, वो समझकर सर को जम्बिस दे गए। केस की फाइल देख ली? दोनों लड़कों के ताल्लुक अमीर घरानों से हैं। बजाय इसके कि तफ्तीश पर जोर डाला जाए, उनके घर वाले केस जल्द अज जल्द बंद करने पर बजिद क्यों है? उसकी संजीदा सवालिया निगाहें डीआईजी पर टिकी, क्योंकि ये दोनों लड़के एक माह कबल हुए गैंगरेप में मुलविस थे। अमर का माथा शिकन आलूद हुआ था। उलझकर उन्हें देखा। ऐसा कुछ भी वो फाइल में देख कर नहीं आया था। अपने हमसमात का रेप किया था उन दोनों ने। अमीर घरानों से थे, तभी जेल जाने के बजाय मंजर से गायब होने की खातिर सैरो तफरी के लिए एबटाबाद भेज दिए गए थे। उन दोनों की लाशें मिलने के बाद पुलिस को यकीन था कि उस लड़के के घर वालों में से किसी ने ये कदम उठाया है। वो लड़की पहले अपने रेप पर उनकी मौत की वजह से उस कदर जहनी दबाव का शिकार थी कि उसने कल रात खुदकुशी कर ली है। किसी ने उसे एतराफ़ करते सुना था कि उन लड़कों को उसने मरवाया है। लड़की की मौत के साथ ही आज ये केस इसीलिए बंद कर दिया गया है। अगर उन लड़कों के माँ बाप केस की तफ्तीश पर जोर देते तो रेप का किस्सा भी खुलता। जाने वाले तो चले गए, उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी। एक बार फिर कातिल कत्ल हुआ। अमर ने चौंक कर डीआईजी को देखा। आपका ख्याल है कि ये केस भी उसी सीरियल किलिंग में शामिल है? डीआईजी ने सर अस्बात में हिला दिया। आपकी भेजी गई रिपोर्ट देखी है मैंने। किसी हद तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ये तमाम केसेस सीरियल किलिंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। दोनों हाथ बाहम मिलाए, कोहनियां घुटनों पर टिकाए वो आगे को होकर बैठे थे। अमर ने आहिस्ता से सोफे से टेक लगा ली। लेकिन इन तमाम केसेस का एक और रुख भी है अमर। एक लम्हे के लिए हर केस पर गौर करें। बीवी ने शोहर को, बेटे ने माँ को, भाई ने बहन को मार दिया। कागजात में मरने वाले की कहानी दर्ज हुई। जिसने मारा उसकी कहानी तो कभी किसी ने लिखी ही नहीं। मारने वाला आज खुद विक्टिम था अमर। उन्होंने रुककर मेज पर रखी हुई फाइल अमर की तरफ खिसकाई थी। उसने आगे बढ़कर फाइल उठा ली। कातला बीवी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। बहन को मारने वाला भाई और माँ को चौथी मंजिल से धक्का देने वाला बेटा, दोनों चाइल्ड एब्यूज के विक्टिम थे। वो घर जहाँ माँ बाप के साथ ही कई जानवरों की लाशें मिली थी, वो घर रोज उन बच्चों और उनकी माँ पर होता हुआ सितम देखता था। बाप नशे था, मारता था उन सबको। और सबके बाद इस केस में भी वो लड़की जिसने कल रात खुदकुशी की, जो खुद को कातला कह रही थी, वो गैंग रेप की विक्टिम है अम्र। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो सर को जम्बिस देकर फाइल का कागजात को उलटता गया। हर केस की रिपोर्ट पर सुर्ख मार्कर से मुख्तलिफ पहलुओं को हाईलाइट किया गया था। मुझे लगता है अमर जिन्हें मुजरिम करार दिया जा रहा है वो मुजरिम नहीं है। कत्ल करने वाला कोई तीसरा है, या ऐन मुमकिन है कि उसने विक्टिम को मैनिपुलेट करके कत्ल करने पर राजी किया हो। वो तीसरा जो भी है, वो अपने केस बहुत देखभाल कर चुनता है। कुछ मखसूस जराइम हैं जो उसे ट्रिगर कर रहे हैं। उन तमाम केसेस में एक पैटर्न है, अगर आप गौर करें तो। अमर फाइल के कागजात पलटता गया। इंकशाफ का लम्हा बेहद भारी गुजरा था उस पर। डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड एब्यूज, हरेसमेंट या फिर रेप, ये तमाम केसेस जिन्हें आप सीरियल किलिंग का कह रहे हैं, इन्हीं चार जराइम के गिर्द घूमते हैं। ऐन मुमकिन है कि उन सब के पीछे कोई क्रिमिनल माइंडेड विक्टिम हो, कोई ऐसा जो इस सब से गुजर चुका हो, जिसे ये चीज़ें ट्रिगर करती हों, जो डार्क ट्रायड टेंडेंसी रखता हो। जितने केसेस की निशानदेही आपने की है, सब इस बात की तस्दीक करते हैं, माँ सिवाय आपकी वाइफ की केस के। अमर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। डीआईजी गायराना निगाहों से उसे देखे गया। सरदार अमर खान, आपकी वाइफ किस जुर्म की विक्टिम है? कागज के किनारे पर ठेरी उंगलियां साकित हुई थी। धड़कनें सुस्त पड़ी। उसने नजरें उठाकर डीआईजी को देखा था और कई पल बस खामोशी से उन्हें देखता रहा।
चेहरा सपाट था मगर कत्थई आंखें अलग ही दास्तान कहती थीं। रेप, हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड एब्यूज। ऑफिस की फिजा में एकदम ही ऑक्सीजन कम होने लगी। उसका दम घुटने लगा, सीने पर कोई भारी बोझ आन गिरा था। ये तमाम केसेस बहुत एक्सट्रीम है अमर। गैंगरेप है, हरासमेंट की वजह से मुस्लिम को आग लगा दी गई है, डोमेस्टिक वायलेंस में चलने फिरने की सलाहियत छीनी गई है। क्या आपकी वाइफ का केस भी बहुत एक्सट्रीम है सरदार साहब? उसने खामोशी से फाइल मेज पर रख दी, रुककर उन्हें देखा और उठ खड़ा हुआ। अगर आप इन केसेस को मजीद वक्त दे सकें तो ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो उस लड़की को इंसाफ ज़रूर दिलवाइएगा जो बिगड़े हुए अमीरजादों की दरिंदगी का शिकार हुई थी। और जहाँ तक बात है मेरी बीवी की, उनका केस मैं खुद देख लूँगा। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। उसका सपाट चेहरा, उसकी बेतासुर निगाहें सामने बैठे शख्स को दूर रहने की तंबी करती थी। वो मजीद कुछ कहे सुने बिना ऑफिस से निकल गया। सरदार अमर खान, आपकी वाइफ किस जुर्म की विक्टिम है? राहदारी से गुजरते हुए, जीने उतरते हुए, पथराई हुई नजरों से दाएं बाएं देखकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए यही सवाल दिमाग में किसी बाजगजिश की तरह गूंजता रहा। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे शादी घुटन महसूस हुई थी। पिछली नशिस्ट पर बैठकर उसने शर्ट की ऊपरी दो बटन खोल दिया। रेप, हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड एब्यूज। कत्थई आंखों में कांच सा कुछ चुभा था। खावर ने उससे कुछ पूछा, वो सुन नहीं पाया। उसने खामोशी से गाड़ी सड़क पर डाल दी थी। अमर ने मुट्ठियां भींचे हुए गर्दन घुमाई शीशे के पार मसरूफ शाहरा को देखा। कुछ था जो फांस बनकर सांस लेना मुहाल कर रहा था। कोई था जो दिल मुट्ठी में जकड़कर निचोड़ रहा था। ये चोट कैसे लगी? गर्दन पर गिरते हुए बाल हटाए तो सूरज की किरणों में गर्दन की उधड़ी हुई खाल वाजे हुई। गिर गई थी। झट से उसका हाथ हटाकर बालों से चोट ढक दी गई। ग्लास टूट गया था। जख्मी हाथ कमर के पीछे छुपा लिया। सूजी हुई आंख, फटे हुए होठ, जला हुआ हाथ। और उस दिन तो उसे चलने में भी तकलीफ का सामना था। कह दो गलती से गिर गई थी। बेवकूफ हूँ, अंधा हूँ जो सच नहीं देख सकता मैं। तुम अपने लिए लड़ना कब सीखोगी यार? उसके पाँव की पट्टी करते हुए वो बहुत कुछ कह गया था। अलमीरा नम आंखों से उसे देखती रही थी। बहुत समझाने के बावजूद 2 दिनों बाद वो आई तो उसके पेशानी पर जम चुका खून देखकर जरब सी पड़ी थी उसके दिल पर। उसका जख्म साफ करते हुए वो हमेशा की तरह उसकी माँ को कोसता गया और अलमीरा खामोश आंसू बहाती रही थी। आराम से खानान, दर्द हो रहा है। माँ के सामने बड़ी सी बड़ी चोट भी खामोशी से रहती थी। वो ध्यान से मरहम रखता तो सिसक जाती थी। वॉशरूम धो रही थी तो तेजाब गिर गया था। जली हुई कलाई आस्तीन से ढक ली थी। गाल पर आए निशान को कंसीलर से छुपा दिया गया। बेतहाशा हंसकर आंसू को खामोशी से पीती गई थी वो। शीशे के पार हर मंजर धुंध में लिपट रहा था। गहरी सांस भरकर अमर ने सर सीट पर टिका दिया। आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी। ये सब केसेस बहुत एक्सट्रीम हैं। क्या आपकी वाइफ का केस भी एक्सट्रीम है अमर? उसने सख्ती से लब भींचे थे। हाथ बढ़ाकर पानी की बोतल उठाई, फिर ढक्कन उतारकर बोतल मुंह से लगा ली। खावर ने कुन अखियों से रेयर व्यू मिरर से उसे देखा। जब्त के मारे चेहरा कान की लौ तक सुर्ख पड़ रहा था। पानी की बोतल निशित पर फेंक कर उसने छोटी छोटी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की थी। निगाहें पैसेंजर सीट की पुष्ट पर टिकी तो थक से एक मंजर ने यादों की दरीचे पर दस्तक दी। देर कर दी यार, जल्दी बैठो, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। सामने से आती हुई अलमीरा को देखकर उसने उजलत में दरवाजा खोला। बस्ता कंधे पर टिकाए, बालों की पोनी बनाए छोटे छोटे कदम उठाती वो सुस्त रवि से चलकर उसके पास आकर रुक गई। मीरा? अमर ने कुछ उलझकर उसके सफेद पड़ते हुए चेहरे को देखा। उसका निचला होठ जख्मी था। गाल पर थप्पड़ का निशान बहुत वाज़ेह था। वो सर झुकाए कुछ गैर आरामदेह सी होकर खड़ी थी। उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। अमर को कुछ गलत महसूस हुआ। मीरा बच्चा, क्या हुआ है? किसने मारा? उसके तरफ झुककर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वो गुमसुम सी खड़ी सड़क को घूरती रही। खानान, आपके पास थोड़े से पैसे होंगे? झुकी हुई नजरें उठी तो उनकी आंखों में इतना पानी देखकर अमर क्लस कर रह गया था। झट से सर को जंबिस देकर जैकेट की जेब से बटवा निकाला। कितने चाहिए? वो इस सवाल पर मजीद कश्मकश का शिकार हुई। उसे खुद अंदाजा नहीं था उसे कितने पैसों की जरूरत थी। लब सख्ती से भींच लिया। मीरा, क्या चाहिए? कहो, मैं ला दूं। वो सही मायनों में परेशान हुआ। अलमीरा जल्दी से सर असबात में हिला गई। मैं आपको लिखकर दे दूं, प्लीज। उसने जो लिखा पढ़कर अमर कई पल उससे नजरें नहीं मिला पाया था। उसके कदमों में गिरते हुए खून के कतरों को देखकर अमर की आंखों में लहू रंग पानी उतरने लगा।
तुम बैठो, मैं बस अभी लाया। जाने क्यों उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर पड़ गई थी, वो सर नफ़ी में हिला गई। सीट खराब हो जाएगी। भाड़ में गई यार सीट, झल्लाहट में कहकर अपनी जैकेट उतारकर सीट पर फेंक दी थी। फिर टी शर्ट के ऊपर पहनी हुई बटन अप शर्ट उतारी। वो नम आंखों से उसे देखे गई, जो एक पंजे एक घुटने के बल बैठे अपनी शर्ट उसके गिर्द लपेट कर गिरह लगा रहा था। वो चला गया। वो सीट पर रखी उसकी जैकेट के ऊपर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। आई एम सॉरी, मैं अम्मी के पास गई थी। वो अंकल से लड़ने के बाद गुस्से में थी। उन्होंने थप्पड़ मारा और कहा वो हर 15 दिन बाद इतना खर्च नहीं कर सकती मुझ पर, तभी आई एम सॉरी। अमर रंज से गोद में रखे हुए हाथों को तकते हुए आंसू बहाती अलमीरा को देखे गया। हर 15 दिन बाद डॉक्टर के पास गई हो? अलमीरा का नफी में सर हिलता हुआ उसके अंदर मजीद तोड़फोड़ कर गया था। वो मुझ पर खर्च नहीं कर सकती, मुझे बहुत दर्द भी होता है खानान, वो सुनती ही नहीं है। वो उसकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई। आंखों पर हाथ रखे वो सिसकियों से रोई थी। अमर कर्ब से उसे देखता रहा था। सुबह जल्दी आना, डॉक्टर के पास चलेंगे हम। हौले से उसके बाल सहलाए थे। नहीं प्लीज, मैं पहले ही आपसे शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। हिना छोटी है और बानो ठीक नहीं, वरना मैं कभी आपसे। मीरा क्या हो गया है यार, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है ये। तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चलेंगे हम। तुम्हें मेरे साथ होने से मसला है तो मैं अदीना को बुला लूं? नहीं नहीं प्लीज, वो क्या सोचेंगी। नहीं खानान। वो बेबसी से उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू को देखता रहा था। उसका सफेद पड़ता हुआ चेहरा ऐसे जैसे रगों से खून निचोड़ता जा रहा था। हक पर इतनी कमजोर थी वो, माँ होकर इतनी संगदिली, इतनी बेहिसी। उस दिन उसे घर छोड़ने के बाद अमर कई घंटे सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में बैठा रहा था। उसकी खून आलूद शर्ट और जैकेट डिग्गी में रखी थी। वो बचपन से उसकी चोटें और जिस्म पर आए हुए नील देखता आया था। लेकिन आज आज कुछ था जो अंदर ही अंदर चीर रहा था। वो न होता तो अलमीरा क्या करती, किसके पास जाती वो घर में अकेली नहीं थी। फहद जैसा खबीस इंसान सारा दिन इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। सौतेला बाप कुछ कम ना था। सब जानते हुए भी वो इतना बेबस था कि उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मारते हुए उसकी आंखों के आगे आता हर मंजर धुंधला गया था। अलमीरा का आंसू में भीगता हुआ चेहरा, उसकी भर्राई हुई आवाज, चलते हुए उसके डगमगाते कदम। अमर का बस न चलता था उसकी माँ की गर्दन दबोच ले। उसकी सिसकियां कानों में गर्म सीसा उंडेल रही थी। पछतावा सांप बनकर डस रहा था, बिच्छू बनकर काट रहा था। ये सब सहने के लिए बहुत छोटी थी वो। काश काश उनकी जिंदगी में वो रात ना आई होती। काश वो आज इतना बेबस ना होता, मीरा इतनी तकलीफ में ना होती। काश उस रात वो। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं खावर? भीगी भारी आवाज गाड़ी में गूंजी। जी सर। वो इस अचानक सवाल पर चौंक गया। बच्चे कैसे हैं? बेटी की तबीयत खराब थी ना कुछ दिन पहले? जी जी अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी दुआएं दे रही थी आपको। आप ना होते तो ये अस्पताल वाले तो बिना पैसों के इलाज कर ही नहीं रहे थे। अमर लब भीज कर गर्दन घुमाई। गाड़ी के काले शीशे पर उसकी लाल आंखों का अक्स लहराया। उनमें तैरती हुई हर नमी में मंजर दबदबा गया। अपने बच्चों का ख्याल रखा करो खावर, खास तौर पर बेटी का। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, उसे कभी रोने मत देना। उससे ऊंची आवाज में बात मत करना, उसे जख्मी मत होने देना। और जब वो कुछ मांगे तो भले जान देनी पड़े, दे देना। बेटियों के मामले में मॉम से ज्यादा नर्म रहना खावर, ये बहुत नाजुक होती हैं। आई एम सॉरी, मैं आपकी जैकेट धो देती, लेकिन माँ ने देख लिया तो जान से मार देंगी। हल्की सी सिसकी। बेटियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं खावर, उन्हें टूटने मत देना। आराम से खानान। कांच का टुकड़ा हथेली से निकलते हुए वो सिसक गई थी। वो हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। बेटियों को कभी रुलाना मत खावर, मर्द बनकर उनकी हिफाजत करना। अमर खानान बैग की स्ट्रिप को मजबूती से पकड़े बालों की पोनी लहराते वो खिलखिलाते हुए उसकी तरफ भागी चली आई थी। क्या आपकी वाइफ का केस भी एक्सट्रीम है अमर? उन्होंने कहा कि कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। खानान वो जानती है मुझे कुत्तों से डर लगता है, वो फिर भी ऐसे कहती हैं। वो वो दोस्ती है मुझे, मैं थक गई हूँ। काश बाबा के साथ ही मर जाती मैं। रोती बिलखती अलमीरा, उसके आंसू उसकी सिसकियां। बेटियों के मामले में नर्म रहना खाबर, उनके दिल बहुत नाजुक होते हैं। जिस वक्त दूर से एबटाबाद और हवेलिया का साइन बोर्ड नजर आया था,
वो यही बात कोई 10वीं मर्तबा दोहरा रहा था। उसने शीशा नीचे कर दिया। ऊंचे सरसब्ज पहाड़ों को देखते हुए अपने शहर की खुशबू सांस के साथ अंदर उतारी थी। उन्हें इतना एतमाद देना कि जो बात किसी और से न कर सके तुमसे कर लें। बच्चों से उनका बचपन मत छीनना खावर। उनके मामले में खुदा की पकड़ से डरना। गाड़ी टोल प्लाजा के करीब पहुंचने वाली थी। अमर ने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला। आदतन सबसे पहले जानान की चैट खोली। मीरा, कॉल उठाओ प्लीज। ठीक हो? 5 दिनों में वो वक्फे वक्फे से उसे मैसेज करता रहा था। मैसेज देखे गए थे मगर जवाब देने की सहमत नहीं की गई थी। कॉल उठाना तो फिर भी मुआवजा था और अमर की जिंदगी में मुआवजे रहनुमा नहीं होते थे। गाड़ी टोल प्लाजा से निकली तो शेरजिल को कॉल कर रहा था। दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली गई थी। जी खान, मसरूफ से अंदाज में कहा गया। जैन कैसा है? कहाँ हो तुम लोग? जैन ठीक है, रेस्टोरेंट के कामों में मसरूफ है। मैं बस कल निकल रहा हूँ एबटाबाद के लिए, पहुंचकर तफसील देता हूँ। वो शायद कहीं बाहर था। गाड़ियों के शोर में उसकी आवाज दब रही थी। अमर ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी थी। नजरें सब्जा ओढ़े पहाड़ों पर टिक गई थी। बस 15 मिनट लगने थे यहाँ से घर तक। बस 15 मिनट बाद वो निगाहों के सामने होगी। आज इतवार था, यूनिवर्सिटी भी नहीं गई होगी। बस 15 मिनट। खान, गाड़ी रोकने का इशारा किया जा रहा है। खावर की बात पर वो ख्यालों को झटकता हुआ सीधा हुआ। गर्दन घुमाकर पीछे शीशे के पार नजर आती हुई सिया हायाबुसा को देखा। बाइक कभी दाएं तरफ होती तो कभी बाएं जानिब से बरामद हो रही थी। रोको। खावर ने गाड़ी एक तरफ करके ब्रेक पर पांव रखे थे। सिया हायाबुसा अमर के बराबर में रुकी। अमर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। फिंगरलेस ग्लव से झांकती हुई लंबी मर्दाना उंगलियों ने हेलमेट का शीशा ऊपर किया था। गर्दन रेसी करके अमर को देखा। सब आंखें अपनी जगह से फैली थी। वह यकीनन मुस्कुराया था। अमर के चेहरे पर कोई नया तासुर नहीं आया। अपनी बीवी को ऑफ गार्ड करके कौन जाता है? भारी पुरकशिश आवाज। अमर का माथा शिकन आलूद हुआ। अमर ने बात खरीदने के लिए लब वाक्य यही थे कि उसने कार्गो पैंट की जेब से एक यूएसबी निकालकर अमर की तरफ बढ़ाई। अमर ने यूएसबी थाम दी। टेक योर टाइम। मुझे नहीं लगता ये देखने के बाद तुम पहले घर जाओगे। उसकी बात से, उसके अंदाज से अमर को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसके इशारे पर खावर ने आगे रखा हुआ लैपटॉप उसे पकड़ाया। उसने लैपटॉप की लेड उठाई थी। सिस्टम ऑन किया। यूएसबी लगाई। 2 GB की यूएसबी में एक ही वीडियो थी। अमर के लिए थी। उसने वीडियो पर क्लिक किया था। स्क्रीन अंधेर हुई। अंधेर तारीख रात। सफेद एसयूवी। ड्राइविंग सीट के दरवाजे से लगकर खड़ी हुई अलमीरा। उसकी गर्दन पर झुका हुआ नकाबपोश। वीडियो चलती रही। अलमीरा की मुजाहमत 7 मिनट तक जारी रही थी। 7 मिनट में अमर ने खुद को आग की लपेट में महसूस किया था। आंखों में खून उतरा था। चेहरा पत्थर हुआ था। लैपटॉप की लिड गिराते हुए उसके कानों में अपनी ही आवाज पड़ी थी। नहाल के पीछे चलो खावर। हड्डियों को जमा देने वाला सर्द ले जा। हेलमेट का शीशा गिरा। थ्रोटल को घुमाया गया था। बाइक एक झटके से आगे बढ़ गई। सफेद अल्टस ने हायाबुसा की तलकीद की थी। सड़क पर घसीटते मोटे डंडों की खिरच ने उसके रगों में दौड़ते हुए खून को जामिद किया था। शीशे के पार खड़े हुए नकाबपोश की आंखों से झलकती हुई खबासत ने उसकी सांसें तक रोक दी थी। आसाब शल होने से पहले उसने गाड़ी आगे बढ़ाना चाहिए थी, मगर एक मोटा डंडा उसकी तरफ के शीशे पर मारा गया। वो खौफ से चीखी। स्टीयरिंग व्हील पर झुकी थी। गाड़ी का दरवाजा खोल दिया गया। उसे जान से पहले इज्जत खतरे में नजर आई। बाहर निकलो। नकाबपोश गुर्राया। वो स्टीयरिंग व्हील से लगी बैठी रही। छोटी छोटी सांसें लेती फरार की राहें सोचने लगी, मगर दिमाग शल हो गया। हाथ लरसने लगे थे। चेहरा कफन जैसा सफेद पड़ गया था। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर बेक वक्त 2 डंडे पड़े थे। इस बार वो चीख भी नहीं पाई थी। आंखों से आंसू बह निकले थे। गाल और पेशानी पर जलन का एहसास हुआ था। शायद कांच चुभा था, वो जान नहीं पाई। उसे घसीटकर बाहर निकाला गया। पलक झपकने में उसने गोद में गिरा हुआ कांच का बड़ा सा टुकड़ा हाथ में दबोचा। बुलाओ उस एसएसपी को, आए और बचाए तुम्हें। उसके चेहरे को दबोच कर कहा गया। उसने झटके से उस शख्स को परे धकेला था। पीछे को हटता वो जोर से हंसा। उसकी हंसी अलमीरा के दिमाग में कई पल गूंजती रही थी। पीछे गाड़ी, आगे वो दरिंदा, दाएं बाएं भारी डंडे लेकर खड़े वो वहशी। फरार की हर राह मफसूद। हमेशा की तरह उसकी आवाज कहीं अंदर दब गई। जहन बिल्कुल माउफ हो गया। आंखें भीग गई। आशिर ने कहा था हाथ मत लगाना। उस लड़के को आगे बढ़ता देखकर एक लड़का बोल उठा। अलमीरा ने बेयकीनी से उन्हें देखा। हाशिर? ताया का बेटा हाशिर? जैन का भाई हाशिर? वो बहू थी ताया की। वो खून थी उनका।
कोई अपने घर की इज्जत को भी यूं दरिंदों के आगे डालता है? ऐसी मस्त चीज को बिना हाथ लगाए जाने दूं? खबासत से कहता वो आगे आता गया। वो पीछे हटती गाड़ी के दरवाजे से लगी थी। वो दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखता हुआ उस पर झुका था। अलमीरा ने झट हाथ में पकड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उसके पेट में खबो दिया, जोर से, पूरी ताकत से। उस लड़के की चीख पर सब चौकन्ने हुए। दर्द से बिलबिलाता पीछे हटा, सर झुकाकर अपने पेट में खुपा हुआ कांच देखा। सिया शर्ट से बहता हुआ खून सड़क पर गिरने लगा। वो आंखों में बहुत सा खौफ लिए सड़क पर गिरते खून को देखे गई। अब क्या होगा? अब जो होगा वो नहीं सोचना चाहती थी। अल्लाह इज्जत बचा ले, अलमीरा की इज्जत अल्लाह। जलील औरत! जोरदार तमाचा उसके मुंह पर पड़ा। उसे अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। आंखों से आंसू गिरे। अगले ही लम्हे में एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा था। वो बिलक कर रह गई थी जब दूसरे ने कांच का वही टुकड़ा उसकी हथेली में खपो दिया था। हालत के बल चीखी थी वो। दर्द के मारे बुरी तरह कराही थी। तकलीफ इंतहा को पहुंची थी जब उसने अपना हिसाब अपने कदमों में गिरता देखा। गर्दन देख उठी थी जब वो लड़का अपना नकाब खींचकर उसकी गर्दन पर झुका था। उसे परे धकेलने की हर कोशिश नाकाम गई। आंखों से बहते आंसू, बेबस सिसकियां, सब बेमायने गया। वो सारी की सारी कांप उठी थी जब उस शख्स का हाथ अपने वजूद पर सरकता हुआ महसूस हुआ था। अहले इज्जत, अलमीरा की इज्जत अल्लाह। तेज बारिश में, बादलों के घनगरस में उसे नोचते हुए कुत्ते और जान की खातिर हलक के बल चीखती अलमीरा। अंधेर रात में वीरान सड़क पर दरिंदों में घिरी हुई अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ पांव मारती अलमीरा। ए इज्जत व जिल्लत के मालिक, अलमीरा की इज्जत खुदाया। अपनी सिसकियों के साथ उसने हैवी बाइक का शोर सुना। हवा का एक झोंका आया और उस पर झुके शख्स को कॉलर से पकड़कर घसीटता गया। वो पत्थर की हुई, आंसू आंखों में ठहरे। 2 मिनट के फासले पर फौजी चौकी है। तुम लोग खुद दफा हो रहे हो या मैं ले जाऊं? हेलमेट का शीशा उठाए सख्त लहजे में कहा गया। वो सांस रोक के उस शख्स की पुश्त को देखे गई। सिया लेदर की जैकेट धुंधला गई थी। वो लड़के आपस में सरगोशियां करते हुए, कुछ बड़बड़ाते हुए डरे से में से पलट गए। जिस तरह से अचानक आए थे वैसे ही अचानक गायब हो गए। वो गाड़ी से लगी हुई खड़ी रही थी। आंखों के किनारों पर ठहरे हुए पानी ने हर मंजर धुंधला कर रख दिया। वो जा चुके थे। वो लड़का बाइक से उतरा। अलमीरा ने उसे बाइक की सीट पर पिस्तौल रखते देखा। खौफ की एक लहर उसके रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। आप ठीक है मोहतरमा? वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। लपसकती से एक दूसरे में पेवस्त किए वो उसे देखती रह गई। जवाब ना पाकर वो लड़का उससे चंद कदमों के फासले पर रुका। झुककर बगौर गाड़ी की नंबर प्लेट को देखा, फिर अलमीरा को। मिसेस खानजादा? उसके दिल ने एक धड़कन मिस की थी। सांस तक रोक लिया गया। उसे बचाने वाला कोई भी होता, अमर खान का जानने वाला न होता। अमर कहाँ मर गया है? आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? लहजे से उसके लिए फिक्र और अमर के लिए गुस्सा झलकने लगा। उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून हथेली के रास्ते सड़क पर गिर रहा था। टिप टिप टिप। वो लड़का कुछ और भी कह रहा था, वो नहीं सुन पाई। मैं आपको कैब करवा देता हूँ, आप घर जाएं, गाड़ी में भिजवा दूंगा। वो झुककर उसका हिजाब उठा रहा था। अलमीरा ने सिसकी लबों के दरमियान दबाते हुए हिजाब पकड़ा। वो लड़का पैंट की जेब से मोबाइल निकालता हुआ पलट गया। 5 मिनट के अंदर अंदर कैब आई थी। गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद करते हुए उसने गर्दन घुमाकर बाइक के पास खड़े हुए लड़के को देखा। दोनों हाथ कोलों पर रखे हुए वो गाड़ी की हालत का जायजा ले रहा था। वो सर झुकाकर अपने हाथ के खुपे हुए कांच को देखने लगी। अमर खानान, देखती गर्दन, जख्मी हाथ, फिर उनका ख्याल। लबों को दांतों से न कुचलती तो उसकी सिसकी गाड़ी में गूंज जाती। लोहे का भारी डंडा कच्चे फर्श को खुरेच रहा था। खरच की तेज आवाज कानों में चुभती, दांतों में खारिश पैदा कर रही थी। 2 मंजिला जेर तामीर इमारत की वीरान राहदारी में सफेद स्नीकर्स में मकीट पांव बिना आहट के आगे बढ़ते जा रहे थे। शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। बाजू से लेकर डंडे पर टिके हुए मजबूत मर्दाना हाथ तक उभरी हुई रगें सख्त गिरफ्त का पता दे रही थी। सीध में चलते हुए जब रास्ता 2 सिमतों में बटा तो उसके कदम उल्टे हाथ की तरफ उठे थे। सामने से सिगरेट फूंकता हुआ एक लड़का उसके मुकाबिल आया। कौन हो भाई, किधर? उसके सर पर पड़ते हुए मोटे डंडे ने उसकी बात दरमियान से उचक ली। वो तकलीफ से चीखा था। बड़े बड़े लोहे के कंटेनर्स के पास खड़े लड़के ने उनकी तरफ मतवजा हुए। वो लड़का अभी सर में उठती हुई दर्द के टीसों से न संभल पाया था कि वही डंडा अब उसके पेट पर पड़ा। उसे अपनी आंतें फटती हुई महसूस हुई थी। मुंह के बल फर्श पर गिरते हुए उसे अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ था। पकड़ो साले को! बेक वक्त 3 लड़के उसके सामने आए थे। एक ने उसके मुंह पर मुक्का मारना चाहा था,
अमर ने उसके पेट में लात मारकर उसे पीछे धकेला था। पलटते हुए दूसरे की टांग डंडे के अकाब का शिकार हुई थी। तीसरे ने जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर रसीद किया था। निचला होठ फट गया था। संभलते ही उसने एक को डंडे की जोर से पीछे धकेला था। दूसरे के सर पर पड़ी हुई कुर्सी तोड़ी थी। लम्हों का खेल था और बाकी लड़के उस एक के सर से मल भल करके बहते हुए खून को देखकर पीछे हटते गए। वो आगे बढ़ता गया। एसएसपी खानजादा। अमर का तना हुआ चेहरा, शोला बरसाती हुई आंखें, पेशानी की उभरी हुई रगें, क्या कम थी उन पर खौफतारी करने के लिए जो किसी ने डरते हुए उसका नाम भी ले लिया था। सब कुछ साफ सूंघ गया था। उन्हें अपनी मौत नजर आई थी। उसने एक लड़के को गिरेबान से पकड़कर खींचते हुए उसे पे दर पे मुक्के रसीद किए थे। नक्सीर फूटी, नाक से खून बह निकला। वो फिर भी नहीं रुका था। उसका अधमुआ करके उसने दूसरे के हाथ को निशाना बनाया था। वहीं रखी हुई लोहे की सलाख उसके हाथ में कपोदी थी। वो चीखा, हलक के बल, जोर से। उसकी चीख सुन पाया था, ना उनका तड़पता हुआ देखा। उसकी निगाहों के सामने बस अलमीरा थी और उसके हाथ में खुपाया हुआ कांच। वो चीखी थी, हलक के बल, जोर से। लोहे की सलाख गोश्त में पेवस्त होती जा रही थी। रगों में दौड़ता हुआ गर्म खून कच्चे फर्श पर बहता गया। गोश्त फटता गया। किसी भी अनमोल शय की हिफाजत के दो तरीके होते हैं। उसे छुपा दो, वरना उसके और दुनिया के दरमियान एक लकीर खींच दो जिसे पार करना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ हो। अमर आज तक अलमीरा की हिफाजत पहले तरीके से कर रहा था। 5 साल तक निकाह को मख्फी रखकर वो उसे दुनिया से छुपाता आया था। लेकिन अब अलमीरा और दुनिया के दरमियान गहरी लकीर खींची जा चुकी थी। जो उसे पार करेगा जहन्नुम वासिल होगा। खून में डूबी सलाख टीन के डब्बे में सुलगते अंगारों पर रखी गई। वो लड़का, अलमीरा की गर्दन पर झुका लड़का, बहुत सारा खौफ आंखों में लिए कंटेनर से लगा कांप रहा था। अमर सलाख वहीं छोड़कर आगे आया था। हाथ बढ़ाकर उसके गर्दन को दबोचा था। सर माफ कर दें सर, गलती हो गई सर। सर हाशिर ने कहा था। उसकी सख्त गिरफ्त में हाथ पांव मारता हुआ वो गड़बड़ाया था। वो उसे गर्दन से घसीटता हुआ जलते हुए कोयले के पास लाया था। गर्म हो चुकी सलाख उठाई। लड़के ने सहम कर उसे देखा। आंखों में आंसू लिए सर नफे में हिलाए उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। हर कोशिश बेकार गई थी। गर्म सलाख से उसकी गर्दन दाग दी गई थी। उसकी चीखें 2 मंजिला इमारत में ऊपर नीचे हर जगह गूंजती थी। दिल दहला देने वाली चीखें, दिल कांप उठे ऐसी चीखें। कच्चे फर्श पर कतरा कतरा बहता खून, हाथ का फटा हुआ गोश्त और आती जाती मध्यम सांसें। टिप टिप। एक भारी वजूद धम से जख्मी हाथ पर गिरा। वो करहा भी न सका। गिरने वाले की मशक शुदा गर्दन, पेट का उधर झुका जख्म और नाकाबिले पहचान चेहरा। वो इंतकाम परस्त आदमी सारे हिसाब चुकता कर गया था। खून में डूबे सफेद स्नीकर्स वापसी की राह पर चल पड़े। इमारत के बाहर खड़े हायाबुसा पर बैठे लड़के ने हेलमेट का शीशा गिराकर थ्रटोल घुमाया था। अमर ने कहा था कि मैं काम वाइंड अप करके आता हूँ। वो हमेशा की तरह देर से आए थे। 5 दिनों बाद उसने लॉन में हाशिर की चीखें सुनी थी। उस शाम वो अमर के दहाड़ने पर नींद से उठ बैठी थी। यह 5 दिन उसने किसी रोबोट की तरह गुजारे थे। दिन रात खुद को मसरूफ रखा था। सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकलती थी। रात इशा के बाद आती थी। 2 हफ्तों के रहे लेक्चर्स 5 दिनों में री स्केड्यूल करके पूरे किए थे। सर सैफ के ऑफिस में बैठकर कॉफी के 3-3 कप चढ़ाकर काम किया था। इन 3 दिनों में शेर दिल से सामना हुआ न जैन से। दोनों ही मंजर से गायब थे। हाशिर, ताया और ताई से टक्कर हुई तो बस इतनी कि जीने चढ़ते या उतरते हुए वो आँख के किनारों से उनकी झलक देख लेती थी। ताई उस थोड़े से लम्हे में भी जहर उगल देती थी। ताया की जांचती हुई निगाहें हम वक्त उसे खुद पर महसूस होती थी। वो सुबह की गई, रात को लौटती तो ताया लॉन में बैठे हुए होते थे। गर्दन घुमाकर उसे देखते, सर को खम देकर सलाम करते। वो मुस्कुराते। उसे उनकी करिया मुस्कुराहट से नफरत होती। तेज तेज कदम उठाती वो अंदर चली जाती। कमरे में आकर पहले कमरा समेटती, सुबह के लिए कपड़े इस्त्री करती, मैले कपड़े मशीन में डालती। जहन को मसरूफ रखने के लिए घन चक्कर बनी रहती थी, मगर ख्याल भटक कर बार बार वहीं जाता। पोर्च में अमर की गाड़ी को देखकर दिल धड़कना भूल जाता था। आंखों के सामने उस रात का मंजर लहरा जाता था। ताया की कोशिश के बावजूद उसने गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दिया था। जो बिखरा था, टूटा था, अमर का था, वही उसे समेटेंगे। इन 5 दिनों में अमर ने 12 कॉल्स की थी। कभी तो पता नहीं चला और कभी मोबाइल उसकी आंखों के सामने पड़ा, बजता रहा और वो सुन बैठी उसे देखती रही। वो कॉल्स करके थक जाते तो पैगाम भेजते थे। ठीक हो, खाना वक्त पर खाती हो, नींद कर रही हो ना, खुद को थकाना मत मेरा। वो जबरदस्ती खुद को घसीट रही थी। सर्द मेहरी की चादर के पीछे वो अपने जख्मों को छुपा रही थी। और अमर का एक पैगाम
बस एक सतर पर मबनी पैगाम उसे तोड़ डालता था। अपने खौफ को छुपाए, अपनी चीखों का गला घोटते, वो जाने कैसे दिन रात काट रही थी। और वो कहते थे खुद को थकाना मत, इतनी फिक्र थी तो आते क्यों नहीं थे। दावे तो बहुत करते थे, फिर अब तक उसकी खामोशी को समझ क्यों नहीं पाए थे। चोट उसे लगती थी, तकलीफ अमर को होती थी, ऐसा ताल्लुक था उनके दरमियान। फिर अब क्यों वो इतने अनजान बन गए थे, इतने अजनबी। वो मुंतजिर थी उनकी, 5वां दिन था, आज वो आ गए थे। इतवार की रात वो नींद की गोली लेकर सोई और दिन चढ़े तक सोती रही थी। दोपहर के 1 बजे उठी तो पहले खाने का सामान किया, फिर कमरा समेटने जैसे ही रोजमर्रा के काम करके लैपटॉप लेकर बैठ गई। 6 बजे बैठे बैठे आग लग गई थी। वो कच्ची नींद में थी जब उसने अमर की आवाज सुनी थी। हाशिर। शहर की दहाड़, बादलों जैसी गरज। वो डर कर उठ बैठी। उसे लगा वो किसी ख्वाब की जेर असर है। वो पलक झपकती हुई हालत समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने दोबारा उनकी आवाज सुनी थी। हाशिर। उनका गुस्सा, उनका अताब। अम्र। ताई की आवाज, ताई की चीख। वह तेजी से उठ बैठी थी, बेड से उतरकर आवाज की सिमत भागी। बालकनी का स्लाइडिंग डोर हटाकर दोनों हाथों से रेलिंग को थामकर नीचे को झांकी। निगाहें लॉन के बीचों बीच घास पर गिरे दर्द से दोहरे होते हुए हाशिर पर टिकी थी। दोनों टांगे पेट से मिलाए वो करा रहा था। अमर। अमर उसके सर पर खड़े थे, बुरी तरह लातों से उसे मार रहे थे। वो पलकें झपकती हुई उन्हें देखे गई। कहकर गया था मैं, अपने मर्दार बेटे को समझा दीजिएगा मेरी बीवी से दूर रहे। वो पत्थर का बुत बने शहरियार पर गरजे थे। रेलिंग थाम कर खड़ी हुई अलमीरा को अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हुई थी। अमर छोड़ो इसे, मर जाएगा मेरा बेटा। ताई गिड़गिड़ाई थी। कुत्ते की मौत मारूंगा इसे। झुककर उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया था। हाशिर ने हाथ बांधे थे, रोते हुए सर नफी में हिलाया था। वो पे दर पे कई मुक्के उसके चेहरे पर रसीद करते गए थे। आखिरी मुक्का इतना जोरदार था कि हाशिर सर के बल नीचे गिर गया था। सर से खून की पतली सी लकीर निकली, नाक से नक्सीर फूटी थी। माफ कर दे, गलती हो गई, माफ। हाशिर ने रोते हुए उनके पांव पकड़े थे। वो उसे जूते की नोक से ठोकर मारते हुए गिरा चुके थे। तुम जैसे घटिया लोग जिंदा रहने का हक ही नहीं रखते। उन्होंने मेज पर रखा हुआ पानी का जग उठाया। ताया तेजी से आगे आए थे। मर जाएगा वो। बहुत कमजोर आवाज थी उनकी। जिंदा रहने के काबिल भी नहीं है। छन्नाके की आवाज से शीशे का जग हाशिर के सर पर टूटा था। ताई उन्हें गालियां देते हाशिर के आगे आई थी। साकित मुजस्मे की तरह खड़ी अलमीरा के वजूद में हरकत हुई। वो पलटकर तेजी से कमरे की तरफ भागी थी। वो जीने से उतर रही थी। अमर ने मेज पर रखा हुआ वास उठाया। वो घर के अंदरूनी दरवाजे से निकली थी। अमर ने हाशिर की तरफ कदम बढ़ाए थे। घास पर गिरे हाशिर को कॉलर से पकड़कर उठाया था उन्होंने। वास वाला हाथ बुलंद हुआ। अमर खानान। लॉन में आते हुए वो चिल्लाई। आवाज छन्नाके से टूट पड़ा। ताई की चीख निकली थी। हाशिर दर्द से बिलबिलाया। कांच के टुकड़े गिरते गए। हाशिर के सर से बहता हुआ खून चेहरा रंगता हुआ थोड़ी सी गिरने लगा था। वो शताबी से उनकी तरफ बढ़ती गई। उन्होंने जमे हुए हाथ का मुक्का हाशिर के मुंह पर रसीद किया था। वो बेजान सा होकर घास पर लुढ़क गया, कबल उसके कि वो फिर से उस पर झुकते। मीरा ने आगे आकर दोनों हाथों से उनके बाजू थामे थे। खानान मर जाएगा ये। अमर का खून आलूद हाथ देखकर उसकी आवाज कांप गई थी। वो रुके, ठहर कर उसे देखा। उनकी आंखों में इतनी अजनबियत, इतनी सख्ती देखकर वो कट कर रह गई थी। प्लीज छोड़ दें, बस करें। उनका खून आलूद हाथ थामते हुए मलती सी निगाहों से उन्हें देखा। अमर ने एक नजर उसे देखा, फिर उसके अकब में खड़े हुए शहरियार को। वो उसी तरह साकित खड़े थे, किसी मुजस्मे की मानिंद, बिल्कुल मुंजमद। कहा था मैंने, अलमीरा मेरी रेड लाइन है, जो इसे क्रॉस करेगा उसकी माँ उसे रोएगी। और जब वो ये कह रहे थे तो ताई घास पर गिरे हुए हाशिर को देखते हुए आवाज रो रही थी। अमर ने निगाहों का रुख वापस अलमीरा की तरफ किया। जख्मी गजाकी सी आंखें में नमी ठहरने लगी थी, होठ लरज रहे थे। उन्होंने अपने खून आलूद हाथ पर रखे हुए हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। वो उसे साथ लिए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ते गए। उनकी तेज रफ्तार का साथ देने की कोशिश में तकरीबन भागते हैं वो गर्दन तिरछी किए उनका चेहरा देख रही थी। गुस्से से तमतमाता लाल चेहरा, हाशिर की मुज़ाहमत से निचला होंठ फट गया था। वो हाथ जो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहा था, वो हाथ भी जख्मी था। शर्ट और पैंट पर जाँ बसा खून के बूंदें गिरी थी। जब वो उनके हमराह जीने चढ़ रही थी तो सारी दुनिया ने चुप साध ली थी। हर मंजर धुंधला गया था। वहाँ बस उसका दिल था, तेजी से धड़कता दिल, कानों में गूंजता धड़कनों का शोर। मोहब्बत क्या है अलमीरा? इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, एहसास। मोहब्बत कौन है मीरा खानज़ादे? अम्र, अमर खानान।
उन्होंने कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ा था। उसकी तरफ पुश्त किए वो अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। वो दरवाजा बंद करके पलटी, निगाहें उनकी पुश्त पर ठहरी। मुंतशिर धड़कनों को संभालती वो छोटे छोटे सांस ले रही थी। अमर कूल्हों पर हाथ रखे हुए खड़े थे। वो पलकें झपकती हुई उन्हें देखे गई। फिर फिर वो अचानक मुड़े, तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उसे कुछ समझने का मौका दिए बिना ही उन्होंने उसे कोहनी से पकड़कर दीवार से लगा लिया था। बरहम निगाहों का मरकज उसकी आंखें ठहरी तो वो सांस तक रोक गई। बायां हाथ दीवार पर टिकाते हुए उन्होंने दरमियान में बिल्कुल जरा सा खला छोड़ा था। उनकी गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होती थी। शहद रंग आंखों में हल्का सा डर उमड़ आया। सांस लेना मुहाल लगा। उसे यकीन था वो सख्त सुनाएंगे, अंधेरे में रखने पर डांटेंगे। भले ही हर नाजायज बात मानते हों, मगर जहां बात अलमीरा की होती थी वो अलमीरा को भी ज्यादती नहीं करने देते थे। उसने तो फिर इतने दिन ये बात छुपाई थी। हाशिर का हशर देखा था, अपना हशर सोच कर ही होल उठ रहे थे। मैं कौन हूँ मीरा खानजादे? दांत पर दांत जमाए पूछा गया था। वो जवाब नहीं दे पाई। वो उनकी बरहम निगाहें ही नहीं झेल पाई। नजरें अमर के चेहरे से फिसलती उनकी शर्ट के खुले हुए ऊपरी बटन पर टिकी। सफेद बटन पर खून के छींटे लगे थे। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? लहजे में सख्ती उमड़ आई। वो लब भीज गई थी। उनकी आंखों में झांकने से गुरेज किया। उसने बालिश भर के फासले पर खड़े अमर को उसकी खामोशी पर मजीद तप चढ़ी थी। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ मीरा। आई स्वेर बहुत बुरा करोगी अपने साथ। वार्न करता अंदाज था। उनके जख्मी हाथ को देखती आंखों में नमी पिघलने लगी। लब दांतों तले कुचले गए। हलक में कुछ अटकने लगा था। वो उसी तरह गुस्से से उसे देखते रहे थे। फोन पर तो बहुत जबान चल रही थी। क्या कह रही थी? जनाजे पर भी ना आऊं तुम्हारे? कर ही क्या सकता हूं मैं तुम्हारे साथ? शक्ल ना दिखाऊं तुम्हें अपनी? सामने खड़ा हूं तो बोलती क्यों बंद है? अब चीखो, झोंक दो बाहर में। आंखों में तैरता पानी लहू रंग हुआ था। वो क्यों ऐसे कर रहे थे? वो उसका जख्मी हाथ क्यों नहीं देख रहे थे? उसकी आंखों में पिघलती नमी उनसे छुप क्यों गई थी? वो सबकी सुनती थी। अमर खानान भी उसे ही सुना रहे थे। इस घर में, इस दुनिया में, इन इतने हजारों लोगों में उसके सेफ प्लेस थे वो। एक दिन खबर न रखी तो मर ही रही थी वो। बावजूद इसके कि अमर चले गए थे और अब जब 6 रातें 5 दिन बाद आए थे तो बजाय इसके कि उससे पूछें मेरा चोट कैसी है, मेरा दर्द हो रहा है, बजाय उसे गले लगाने के वो डांट रहे थे। जहां सब कह दिया था वहां असल बात बताने में क्या मसला दरपेश था? हनूस खामोशी, तेज तेज धड़कता दिल, लगने को बेताब आंखें। मीरा खानजादे। कोहनी पर गिरफ्त सख्त हुई। उनके सब्र की आखिरी हद थी वो। मनहूस इंसान, तुम क्यों हमारी जिंदगियां अजाब करने पर तुली हो? हिना चीखी थी। पूछे इससे ये जलील औरत कहाँ मुंह मार रही थी, इस जैसी बेहया। अमर कुछ कह रहे थे मगर फहद की आवाज बहुत बुलंद थी। वो उन्हें नहीं सुन पाई। कुछ पूछ रहा हूँ मीरा। अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो अलमीरा। मेरा दिल करता है तुम्हारा मुंह नोच लूं। तुम्हारे बाप ने। अमर कहीं दूर चले गए। डुबडुबाई आंखों के सामने माँ आकर खड़ी हो गई थी। उनके अकब में हीना मुसलसल चीख रही थी। फहद गालियां बक रहा था। उसने अमर को ढूंढना चाहा। वो उसे कहीं नजर नहीं आए। उसका दिल बैठने लगा था। टांगों से जान निकल रही थी। समाज से टकराती बीप की तेज आवाज दिमाग के रगे चीरती महसूस हुई थी। टूटती जुड़ती हुई सांसों के दरमियान उसने सहारा लेने की खातिर उनका बाजू दबोचा था। मीरा तुम। मत करें, मत डांटें प्लीज। भराई हुई आवाज समाज से टकराई तो लम्हे में उनका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठता गया। उसकी कोहनी पर गिरफ्त नरम पड़ गई। बगौर उसके खून झलकाते हुए चेहरे को देखा। उनके बाजू पर टिके उसके हाथ लरसते थे। धड़कनें बेतरतीब, सांसें मुंतशिर। इधर आओ। उसे नहीं देखना था उन्हें। उसे नहीं रोना था। अमर ने अंगुष्ठ शहादत उसकी ठोड़ी पर रखकर उसका चेहरा ऊंचा किया था। जख्मी गजाली आंखों के पाताल में अनगिनत तकलीफदेह दास्तान रकम थी। उनके दिल में कसक सी उभरी थी। वो उन आंखों को रुलाना तो नहीं चाहते थे। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला करके नहीं जाना चाहिए था। हलक में अटकता आंसू का गोला पीछे हटा तो उसकी सांसें बहाल हुई थी। वो लब दांतों में दबाती निढाल सी होती हुई वापस नजरें झुका गई थी। हाथ धीरे से उनके बाजू से फिसलता पहलू में गिर गया। अमर खामोशी से उसके सबके मारे लाल पड़ते हुए चेहरे को देखते रहे थे। गले लगा सकता हूँ? बहुत देर बाद बहुत मध्यम सी आवाज उसकी समाज से टकराई। वो इतनी आसानी से क्यों पढ़ लेते थे उसे? पढ़ ही लिया था तो पूछने की जहमत ना करते। बहुत जगह अपनी मर्जी करते थे, यहाँ भी कर लेते। वो धीरे से सरनफी में हिला गई थी। नमकीन पानी का एक कतरा गाल पर लुढ़क गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जल्दी से अपने रुखसार रगड़े थे। आंसू साफ कर सकता हूँ? मार दूंगी मैं आपको। माँ का पढ़ाया गया सबक दोहराते हुए आवाज रुंध गई थी।
तुम्हारी यही हरकतें रही तो किसी दिन मार ही दोगी तुम मुझे मीरा। खफा निगाह उस पर डालकर वो पीछे हट गए। वो अपने अंदर उठते शोर से लड़ती बहुत देर डबडबाई हुई आंखों से फर्श को घूरती रही थी। अमर बेड पर टांगे लटकाए हुए बैठे खामोशी से फर्श पर कतरा कतरा गिरते खून को देख रहे थे। वाज हाशिर के सर पर तोड़ते हुए कांच के छोटे छोटे टुकड़े हाथ में खुपे थे। रगों से निचरता हुआ खून सिया टाइल्स में जम रहा था। उन्हें दुख हुआ था, तकलीफ पहुंची थी कि इतने दिन बेखबर रहे थे वो। उन्हें गुस्सा था खुद पर, और मीरा पर तो गुस्सा नहीं किया जा सकता था। वो बस खफा थे उससे। मीरा फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखकर उसने एहतियात से उनका हाथ थामा था। अमर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो जरा फासले पर टिक कर बैठी मुल्तजी नजरों से उन्हें ही देख रही थी। कर लूंगा मैं खुद अनाड़ी। उन्होंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा था, वह गिरफ्त मजबूत कर गई। आपको सीधे हाथ से कुछ करना आता है? मासूमियत से उन्हें देखा, वो उसे घूर कर रह गए थे। वो उनकी घूरी का असर लिए बिना अपने काम में जुट गई। पांचों उंगलियों की उभरी हुई हड्डियां जख्मी हुई थी। मुक्के मारने वाले का यह हाल था तो जिसे पड़े थे वो वाकई मरने को हुआ होगा। वो मुसलसल बहता हुआ खून साफ कर रही थी और अमर बगौर उसके रोए रोए चेहरे को देख रहे थे। वो उनकी हथेली में खुपे हुए कांच के छोटे से टुकड़े को निकालने के बाद आंखों के आगे छाई हुई धुंध के छटने की मुंतजिर थी। और अम्र, उन्हें उस पर बेतहाशा प्यार आया था। गाल रगड़कर नम सांस अंदर लेकर वो उनके दूसरे जख्म पर मरहम रखने लगी। नरमी से, ध्यान से, जख्म पर सनी प्लास्ट लगाते हुए टप से नमकीन पानी का एक कतरा उसकी आंख से गिरकर गाल पर लुढ़कता हुआ उनके अंगूठे के पोर में जज़ब हो गया। मेरा ख्याल है मुझे अब बहुत से मामलात में अपनी मर्जी करनी चाहिए। वो सर झुका गई, चुपचाप कॉटन बड पर मरहम लगाने लगी। ये ले, लगा ले। कॉटन बड उनके आगे की गई। अमर ने हाथ नहीं बढ़ाया, खामोशी से उसे देखते रहे थे। बहुत कुछ हलक से नीचे उतारती वो उनके करीब हुई थी। कॉटन बड उनके निचले होठ पर रखी। खुदा जाने चेहरा क्यों एकदम से दहकने लगा था। वो तो अब गुस्से से भी नहीं देख रहे थे, फिर भी धड़कनें सुस्त पड़ रही थी। चेहरा क्यों इतना लाल हो रहा है तुम्हारा? जानबूझकर पूछा गया था। वो उनकी आंखों में भी नहीं झांक पाई। हाथ नीचे करते धीरे से पीछे हट गई। आपको अपने काम खुद करने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर दिया, फिर तुम ब्लश कैसे करोगी? उसने तेजी से निगाह उठाकर उन्हें देखा था। इरादा था कि गोरी से नवाजेगी, मगर उनकी निगाहों से झलकती हुई वारफ्तगी को देखकर नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। फ्री होने की कोशिश मत करें, मैं आप पर गुस्सा हूँ। और कुछ कहते कहते रुक गई। वो तवज्जो से उसे सुनते हुए महसूस निगाहों से उसे देखे गए। और और मैं गुस्सा रहूंगी, जो करना है कर लें। मुश्किल से उल्टी सीधी बात मुकम्मल की। जो करना चाहता हूँ करने तो नहीं देती, गले भी नहीं लगाने दिया। उसके अलावा वो सटपटा गई। फ्री होना चाहता हूँ वो भी नहीं होने देती। आप आप कुछ ना करें। हार मान ली गई। अमर ने गायराना निगाहों से उसे देखा था, फिर ये नजरें उसके चेहरे से फिसलती हुई गोद में रखे जख्मी हाथ पर टिकी। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा था। क्या बहुत ज्यादा दर्द हुआ था? वो आहिस्ता से पट्टी में जकड़ा हुआ उसका हाथ सहला रहे थे। वो उन्हें देख कर रह गई। आई एम सॉरी। जितनी तकलीफ उसे कांच के खुपने पर हुई थी, उससे ज्यादा तकलीफ अमर की आवाज से झलकी थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी पेशानी को छुआ, फिर वही हाथ गाल पर उस जगह ठहरा जहां कट लगा था। वो सांस रोके उन्हें देखती रही। वो अब भी उस गर्दन को देखते हुए बाल हटा रहे थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाता। उस रात वो अजनबी लम्स आग का महसूस हुआ था। अब यूं महसूस हुआ जैसे ठंडे पानी की फुहार पड़ी हो। वो नम आंखों से उन्हें देखे गई, जो अपनी तसल्ली करके पीछे हट गए। और तो कहीं चोट नहीं लगी? वो नजरें झुकाती सर नफी में हिला गई। मैं बहुत डर गया था, काश बता दिया होता मीरा। वो खामोश रही। अमर उसका हाथ थामे दुख से उसे देखते रहे। कैसे गुलाबी गाल, आंखों में जरा सी नरमी, चेहरे पर छाया हुआ इत्मीनान, और बालों की वो लट जो चेहरे पर झूल रही थी। उन्होंने आहिस्ता से उस लट को पीछे किया। वो अब दांतों में दबाती हुई चादर पर लकीरें बनाने लगी। उनकी खुद पर मुसलसल नजरें उसे बेहद अच्छी लगती थीं। उसने कभी भी अमर के अलावा किसी की आंखों में अपने लिए इतनी नरमी नहीं देखी थी। शायद तभी तभी उसने मिस किया था उनकी आंखों से झलकती हुई अपनायत को, चेहरे पर छाई नरमी को, लहजे में घुली मोहब्बत को। उसने मिस किया था उन्हें। एडिक्शन हो तुम। समाज से उनकी गंभीर आवाज टकराई। चादर पर हरकत करती उंगलियां लहजे भर को थम गई। झुकी हुई नजरें उठी और उनकी आंखों में उलझ कर रह गई। सारी जिंदगी अकेला रहा हूँ, तुमने 2 दिनों में आदतें खराब कर दी हैं। पास होती हो तो महसूस नहीं होता, दूर जाऊं तो अंदाजा होता है कि तुम्हारी साइलेंट प्रेजेंस का स्लो पॉइजन रगों में इंजेक्ट हो गया है। फिर तुम मुयसर ना हो तो सांसें उखड़ने लगती हैं। इस पर जुल्म ये कि दवा का सामान भी नहीं करने देती तुम। वो उसकी मुतवरम आंखों को देखते थे।
लाल होते हुए रुखसार को, कमर पर गिरते हुए बालों को, निचले लब किनारे साकिन तिल को। वो उन्हें कुछ बदली बदली सी लगी थी। उनके पास से उठकर नहीं जा रही थी। कल तक उनके सामने होने से सुकून का रथ हो रहा था। आज उनके पास बहुत पुरसुकून होकर बैठी थी, हर फिक्र से आज़ाद। उनकी मीरा। मैंने क्या किया है? वो मिनमिनाई थी। वाह सदादा मासूमियत कुर्बान शोम। हाय कुर्बान जाऊं इस मासूमियत पर। उन्होंने गर्दन पीछे को गिराकर गहरा सांस भरा था। वो झेप गई थी। अब बताओ, और कोई मसला तो नहीं हुआ? वो धीरे से सर नफी में हिला गई। सही से याद करो, कुछ भी छुपाया तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगले को जान से मार दूंगा। आप। वो कुछ कहते कहते रुक गई। जहन की स्क्रीन पर एएसपी का चेहरा उभरा था। अमर ने बगौर उसके चेहरे के उतरते हुए रंगों को देखा। क्या हुआ है? एएसपी आया था मेरे ऑफिस में। उनके माथे पर बल पड़े। क्या कह रहा था? वही जो सब कह रहे हैं। मार देती हूँ मैं अपने गिरद हर शख्स को। आंखों में मलाल उतर आया। अमर ने दांत किचकिचाए थे। आबरू तन गए थे। कुछ कहे बिना वह बेड से उठ गए थे। उसने आंखों में कई सवाल लिए सर उठाकर उन्हें देखा था। थाने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा, फिर डिनर साथ करेंगे, सो मत जाना प्लीज। वो समझकर सर को जम्बिस दे गई। खाना लेता आऊं या बाहर चलना है? मैं बना लूंगी। उसके जवाब पर वह एक लम्हे के लिए थम से गए थे। लब खफीफ सी मुस्कुराहट में ढल गए। बस मैं थोड़ी देर में आया। वह खामोशी से नजरों से उन्हें ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता हुआ देखती रही। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लौट आया था। उनके जाते ही दम घुटने लगा था। उनकी वापसी के साथ ही ऑक्सीजन को रास्ता मिला था। अब वो खुलकर सांस ले सकती थी। उनके बैग से मैले कपड़े निकालकर मशीन में डालते हुए, बाकी कपड़े हैंगर में लटकाते हुए, उनके जूते समेटते हुए, घड़ियां और परफ्यूम जगह पर रखते हुए, उसे अंत तमानियत के एहसास ने घेरे रखा। वह बकलावा जिसके लिए भी लाए थे, वो पूरे इस्तेहाक से अपना समझ कर खाने बैठ गई थी। कुछ वक्त के लिए वो माँ की बातें भूल जाना चाहती थी। बस थोड़ी देर के लिए वो अमर की वापसी का यकीन करके और सुकून रहना चाहती थी। बिल्कुल जरा सा तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाहिश थी उसे। लोहे के दरवाजे पर लगे हुए भारी ताले में चाबी डाली गई। क्लिक की आवाज से ताला खुल गया। दरवाजा धकेला गया। सिया बूटों की धमक पैदा हुई। घुटनों पर सर रखे कैदी ने सर उठाया था। आंखों में बरसों की थकान लिए उसने आने वाले को देखा था। आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो गए थे। 5 दिनों में वो सदियों का महसूर लग रहा था। अमर उसके मुकाबले ठंडी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। टांगे सीधी कर ली। संजीदा निगाहें हन्नान के चेहरे का तवाब करती रहीं। खामोशी से उसे देखता हन्नान सर दीवार पर टिका गया। उसके लब हिले तो आवाज हलक में दब गई। गला खंकार कर उसने कुछ कहना चाहा तो अल्फाज हाथ से फिसलते गए। बेबसी से उसने लब भींच लिया। जो सामने बैठा था वो दोस्त बनकर बैठा था, या एसएसपी, अलमीरा का शोहर, या हन्नान का भाई, कौन जाने। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो दोस्त बनकर पूछ रहा था। हन्नान जख्मी से मुस्कुरा दिया। जिंदा हूँ, तुम्हारे रहम करम पर हूँ। चुपता हुआ लहजा था। अमर के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। थोड़ी देर में तुम्हारा बयान लिया जाएगा। उन्हें बता दो तुम डॉक्टर शम्स के साथ थे। वो फरमान जारी कर रहा था। हन्नान ने कर्ब से उसे देखा। डॉक्टर शम्स अदालत में मेरी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। साबित हो जाएगा कि मैं जहनी मरीज हूँ, पागल खाने में रहा हूँ, और इसी पागल ने अपनी बीवी को धक्का दिया था। तुम शुरू से यही चाहते थे? अमर की निगाहें उसके चेहरे से होती हुई उसकी सफेद शर्ट पर टिकी। मिट्टी में अटी शर्ट, फटा हुआ गिरेबान। वो शायद किसी से लड़ा था, सिपाही से जो खाना पहुंचाता था, या कोई मुलाकाती आया था। दूसरा रास्ता है ना तुम्हारे पास? बता दो तुम गाजान से कहाँ मिले थे। दोनों हाथ बाहम मिलाए गए। हन्नान ने सर झटका। मैं गाजी से नहीं मिला। तुम सिर्फ अपनी बीवी को बचाना चाहते हो, और उसे बचाने के लिए तुम गाजी पर इल्जाम धर रहे हो। उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे तो क्या मुझे कसूरवार ठहराओगे? तुम्हारी घड़ी जाए हादसे से मिली है। मेरी घड़ी मेरे घर रखी है, अभी जाकर देख सकते हो। कत्ल करने में इतना माहिर तो हूँ कि मैं कोई सबूत ना छोड़ूं। एक लम्हे के तवक्कुफ के बिना कहा गया था। अमर ने ठंडी सांस लेकर गर्दन गिराई थी। गहरी नजरों से फर्श को देखा था। दो लड़के उस वक्त कैफे के पास मौजूद थे। उन्होंने तस्वीर ली थी। उनमें किरण भी थी। पुलिस को उन दोनों की लाशें मिली हैं। बोलते हुए उसने सर उठाया। एक पल में हन्नान का चेहरा सफेद पड़ा था। किरण पर हमला, फिर उन दो लड़कों का कत्ल। किसे बेवकूफ बना रहे हो? आंखें सुकेड़ी गई। हन्नान के चेहरे की उड़ी रंगत से बहुत से सवालों के जवाब मिले थे उसे। बयान से पहले उसका पता बता दो, वरना जेल नहीं उसी पागल खाने में जाओगे जहां से भागे थे। अपने बाप के बाद अपने बीवी के भी कातिल कहलाना। ईशल नफरत से मुंह फेर लेगी। सर लेजे में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। एक सख्त निगाह उसके झुके हुए चेहरे पर डालकर वो पलट गया। मेरे बाद ईशल का ख्याल रखना अमर। तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं।
एक पल के लिए उसके उठते कदम थम गए। चेहरे पर तारा एक साया सा गुजरा, फिर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। हन्नान ने नम सांस अंदर उतारते हुए सर दीवार से टिकाया था। अलियार ने हन्नान का बयान लिया था। डॉक्टर शम्स ने गवाही दी कि वो उनके साथ था। 2 घंटों के अंदर अंदर उसे आदम सबूत के बिना पर रिहा कर दिया गया था। केस अब अदालत में चलना था। ऐसा केस जिसका फैसला अमर सुना गया, उसे जहनी मरीज करार दिया जाएगा। वो अपनी बीवी का कातिल कहलाया जाएगा। अपनी बीवी का कातिल। घर के दरवाजे पर रुकती खिजर की गाड़ी से निकलती हुई एंजल को देखकर उसकी तरफ लपका था। उसे अपने सीने से भेजते हुए वो फूट फूट कर रोया था, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर। बाबा ने आपको बहुत याद किया। आई लव यू मेरा बच्चा। एक ही रट लगाई हुई थी उसने। कुछ फासले पर खड़े हुए खिजर ने आंखों में ठहरते हुए आंसू को पीछे धकेला था। उसके अगम में गाड़ी के डैशबोर्ड पर बहुत सारे कागजी जहाज रखे थे। सफेद कोरे कागज से बने जहाज, ईशल के बनाए गए पेपर प्लेन्स। उसने सुस्त रवि से खाना बनाया था। 1 घंटे का काम 3 घंटे में किया था। खाना बनाकर जब वह बर्तन समेटने के बाद थककर स्टूल पर बैठी थी तो अमर जीने पर चढ़ते हुए नजर आए थे। उसके चेहरे पर छाई सो गवारियत लम्हों में गायब हुई। आखिरी जीने पर खड़े हुए अमर ने गर्दन सरासी तिरछी किए उसे देखा। हौले से मुस्कुराए, फिर किचन में चले आए। उसके पास से गुजरकर वो चूल्हे पर रखी हुई कढ़ाई का ढक्कन उठाकर देखने लगे। यू नो वॉट, बहुत प्यार आता है तुम पर जब यूं बीवी बीवी सी बनती हो। वो कैबिनेट से डोंगा निकालते हुए कह रहे थे। मेरा दिल कर रहा था, अपने लिए बनाने का मूड था, तभी आपके लिए भी बना दिया। मुझे शौक नहीं है आप। वो उनकी खुशी का बेड़ा गर्क करने लगी थी कि अमर ने कैबिनेट बंद करके उसे घूरा था। वो सटपटाकर चुप हो गई। अमर सर झटक कर डोंगे में सालन डालने लगे थे। अलमीरा ने उठकर प्लेटें काउंटर पर रखी, पानी का जग भर कर रखा। वो तब तक सालन का डोंगा और हॉट पॉट रखकर स्टूल पर बैठ चुके थे। चाय पियेंगे? वो फ्रिज खोले खड़ी थी। अमर ने सर अस्पात में हिला दिया। उसने मुड़कर उनका जवाब देखने की सहमत किए बिना ही दूध के डिब्बे उठाए। चाय की पतीली चूल्हे पर रखकर वो आकर स्टूल पर बैठ गई थी। अमर ने उसकी प्लेट में सालन डाला, रोटी निकाल कर दी, फिर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गए। सुस्त रवि से निवाले चबाती वो गाहे बगाहे उन्हें देखती, जो इर्द गिर्द से बेगाना बस खाने की तरफ मुतवज्जा थे। वो खाना खत्म करके उठ गई थी। वो फिर भी खामोश रहे थे। उसने चाय का कप उनके सामने रखा था। अमर कुछ न बोले थे। वो मुंह बसोरती हुई नाक सुखेड़ती बर्तन धोने खड़ी हो गई। रहने दो, मैं धो देता हूँ। वो चाय का खाली कप उठाकर सिंक के पास चले आए। अलमीरा खामोशी से एक तरफ हो गई थी। अमर ने शर्ट के आस्तीन चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में बर्तन धुल चुके थे। अमर ने नल बंद करके गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो स्लैब से टेक लगाए हुए गुमसुम सी खड़ी थी। वॉक पर चलोगी? उसका सर नफी में हिलने ही लगा था कि वो कह उठे थे, आ जाओ नीचे, इंतजार कर रहा हूँ। वो हक्का बक्का उन्हें जाते हुए देखती रही। जब से आए थे रौब झाड़ रहे थे, अपनी बात मनवा रहे थे। वो तिलमिलाई, झल्लाई, तड़की, फिर पैर पटकती हुई सीने उतरती नजर आई। लॉन्च में सोफे से टेक लगाकर खड़े अमर ने उसे धम धम करके सीने उतरते हुए देखकर सर झुकाकर मुस्कुराहट छिपाई थी। रात के 11 बज रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी में जगमगाते हुए पीएमए रोड पर वो दोनों खामोशी से चल रहे थे। उसे अपने बाएं जानिब करके सड़क की तरफ चलते अमर दोनों हाथ सुरमई पैंट की जेबों में डालकर बज़ाहिर पीएमए रोड की खूबसूरती से मसरूर हो रहे थे, जबकि ध्यान सारा उस तरफ था। कॉटन के सादे मगर ब्रांडेड सूट में मलबूस थी वो। कंधे पर झूलता हुआ सफेद दुपट्टा, इधर उधर से निकलते बालों की लटें, पाँव में आरामदेह चप्पल, दोनों हाथ आगे करके बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को खुरसती वो कुछ कश्मकश का शिकार लगी थी। थोड़ी परेशान, थोड़ी मुतजब्जिब, बिल्कुल खामोश। खाना अच्छा बनाया था तुमने। उस वक्त से जिस तबसरे का इंतजार था, बिलाखिर वो समाज से टकराया। मोहम सी मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता करने लगी थी कि वह सर झुकाती हुई मुस्कुराहट छुपा गई। तुम अगर फ्री होने देती तो मैं अपने तरीके से तारीफ करता, लेकिन तुम्हारी इजाजत नहीं है। कथई आंखों में शायद चमक उतरी थी। अलमीरा को ठंड में भी अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हुए। वैसे मीरा, तुम्हारे यहाँ फ्री होने की तशरीह क्या निकलती है? कुछ गुंजाइश? न तुम्हारी न मेरी, बीच की कोई राह निकालते हैं ना। गर्दन तिरछी करके महसूस नजर उसके गुलाबी रखसार को देखा। अब आप मुझे टीज नहीं करेंगे? सर उठाकर उनकी आंखों में झांका। ताबेदार साईं। वो मुस्कुराते हुए सर को खम दे गए। सिया बाल माथे पर फिसलते गए। वो नजरों का जाविया बदल गई। खामोशी का एक लंबा दौरानिया आया। वो इसी तरह ठंडे पड़ते हुए हाथों को रगड़ती चलती रही। अमर नजरें सड़क पर मरकूज किए। आप ही आप मुस्कुराते रहे। निकाह के बाद ये पहली बाकायदा डेट थी खातून खान के साथ। सर पर झुके हुए चांद से लेकर तारकोल बिछी हुई सड़क पर बिखरे हुए मिट्टी के जरा तक सब अच्छा लग रहा था उन्हें।
मिस किया था तुमने मुझे? पाँव में आते हुए छोटे से पत्थर को ठोकर मारते हुए पूछा गया। हाथों की हरकत रुक गई। वो पलके उठाकर बराबर में चलते हुए अमर को देखने लगी। खामोश रही। अमर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। तासुरात पढ़ना चाहे, वह कामयाब रहे, साफ साफ लिखा था। क्यों? आपके महाज पर गए थे? उन्होंने बदमजा होकर सर झटका था। मैंने तुम्हें मिस किया, बहुत सारा। सदियां गुजर जाएं, सदियों बाद भी वो यही कहेंगे। मीरा, मैंने तुम्हें मिस किया। वह ठहर जाएगी, दिल धड़कना भूल जाएगा, चेहरा खिल उठेगा। जिंदगी में पहली बार घर से दूर होने का मतलब समझ आया। मीरा क्या कर रही होगी? अपना ख्याल रख रही होगी। रोज ख्वाब में डरती है। मेरे पीछे स्लीपिंग पिल्स तो नहीं ले रही? वो आंखों में झांक कर दिल का हाल जान लेते थे। फिर दिल में उतरते थे तो उसकी जात का कोई एक पहलू उनसे मख्फी न रहता था। वो यकटक उन्हें देखे गई, जो जूते की नोक से छोटे कंकड़ एक तरफ हटाते हुए कह रहे थे। गुस्से से चीजें झपटती, दरवाजे धार से बंद करती, नाक सुकेड़ती, पांडा की तरह इधर उधर घूमती, अंदर ही अंदर कुर्ती। मीरा भालू, तुम्हें मेरी याद तो आई होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत याद आई तुम। गर्दन घुमाकर उसे देखा गया। वो सांस तक लेना भूल गई। बात तो नहीं करती तुम, मगर तुम्हारे पास होने का एहसास ही इतना खूबसूरत है कि अगर तुम सिर्फ साथ रहने का अहद करो, मैं सारी जिंदगी इस अहद पर निशार कर दूंगा बिना किसी तकाजे के। मैं हर हक भूल जाऊंगा, बस मेरे पास रहो, नजरों के सामने रहो, बहुत अच्छी कटेगी जिंदगी मेरी। अमर जब ऐसे कहते थे तो उनकी आंखों में उसका अक्स डबडबा रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मुनव्वर चेहरा अगर अंधेरे में भी होता, तब भी वो उस नरमी को देख लेती जो उनकी आंखों से झलकती थी, चेहरे पर कायम थी। मध्यम आवाज में उनका अदा किया हर लफ्ज एक सरगोशी बन जाता और उसके कान उस सरगोशी को सुनने को बेताब। यहाँ सुना, वहां दिल धड़कना भूल गया। वो नजरें झुका गई। अमर उसे देख कर रह गए। उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती। वादा ना वफा करते, वादा तो क्या होता। बानों को क्यों भेजा था आपने? वो आगे बंधे हुए हाथों को तकते हुए पूछ रही थी। तुम तमीज से सब बताती तो मैं ये तकलीफ क्यों करता? आप जानते तो हैं, गुस्से में दुख में मुझे बस तन्हाई और खामोशी दरकार होती है। फिर खनान बानो कितना फजूल बोलती है। बिला वजह हमारे पर्सनल मामलात में बोलने वाले लोग मुझे जरा नहीं पसंद। अमर ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो बानो के लिए अंत शिकायत आंखों में लिए मासूमियत से उन्हें देख रही थी। बानो को कुछ ना कहो, बुरे वक्तों की साथ ही है वो। ऐसे कौन से बुरे वक्त आए हैं आप पर? और ये बानो कब से जासूसी कर रही है मेरी? उसने आंखें सिकड़ी थी। तुमसे मुलाकात की राह वही निकालती थी। फिर उसी ने बताया था कि मेरे सामने नफरत के बड़े बड़े दावे करने के बाद मेरा खानम मेरी मंगनी की खबर सुनकर एक हफ्ते से बुखार में तड़प रही है। मैं न आता तो सोचो मर ना जाती तुम। मर ही तो जाती वो खामोश हो गई। लब वाह हुए, कुछ कहने लगी मगर अल्फाज खो गए। उसने लब भींच लिया। अमर धीमा सा मुस्कुराते हुए गर्दन नीची करके उसके फूले हुए गाल को देखते रहे। अब आप बात मत कीजिएगा मुझसे। काफी देर बाद तनक कर कहा गया था। वो हंस दिए। एक तो नाराज बहुत जल्दी होती हो तुम, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो तुम्हें टीज करना नहीं बंद कर सकता। अलमीरा के उठते कदम थम गए। गर्दन घुमाकर उन्हें घूरी से नवाजा। बहुत गुस्सा करूंगी मैं आप पर, लग पता जाएगा। फिर से गुस्से की बातें थी कितनी ये, जो सारा दिन गुस्से गुस्से का राग अलापती रहती थी। बेबी की मरीजा थी, 4 कदम चला नहीं जाता और उन्हें पता लगवा रही थी। अमर हिच उठाते हुए आगे आए थे, दोनों हाथ कमर पर बांधते हुए जरा सा उस पर झुके। आंखें उसकी आंखों में गाड़ी थी। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम गुस्सा करती हुई बेहद प्यारी लगती हो? सड़क को छूता हुआ दुपट्टा, यहाँ वहां से निकलती हुई लटें, हल्का सा लाल होता चेहरा, उठी हुई नजरें और तेज से धड़कता दिल। वो धीरे से सरनफी में हिला गई। तो फिर क्यों करती हो? वो शरारत से मुस्कुराए। वो अंदर तक सुलग गई थी। आपने नहीं बताया तभी करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है आपको प्यारा लगने का। ऐसा तमतमाता चेहरा, तुनतुनाता हुआ अंदाज था कि वो जोर से हंस पड़े थे। जाओ फिर, नहीं बताता, लगती रहो मुझे प्यारी। तपा देने वाली मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालकर वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले आगे बढ़ गए। उसने कुछ सख्त कहने को लपवा किए थे, फिर रुक गई। दोबारा अल्फाज समेटे, लब आपस में पेवस्त रहे। बेबसी से उनकी पुश्त को देखा और पांव पटक कर रह गई। वो आगे चलते जा रहे थे और अलमीरा किसी रोटे में बच्ची की तरह वहीं खड़ी उनकी पुश्त को घूर रही थी। PMA चलोगी? उन्होंने वहीं खड़े होकर मुड़कर उसे देखते हुए जरा सा बुलंद आवाज में पूछा। उसने ठहर कर पहले उन्हें देखा, फिर जरा से फासले पर PMA की दाखिली रास्ते को। थक जाऊंगी मैं। अरे मेरा भालू, वापसी पर लिफ्ट ले लेंगे वरना ड्राइवर बुला लेंगे। उसका फूला हुआ मुंह मजीद फूल गया था। खफगी के इजहार के लिए चेहरा घुमाया। अच्छा, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे,
प्रॉमिस, बस थोड़ा सा चक्कर लगाकर आते हैं, आ जाओ। अलाउ करेंगे? एक और बहाना, ऐसे कैसे नहीं करेंगे, अपना घर समझो, आओ। वो ठंडी सांस भरती हुई उनके पीछे चल पड़ी। जहाँ गेट के पास खड़े वो अपनी एंट्री करवा रहे थे, न शनाख्ती कार्ड दिया, फिर उसके शनाख्ती कार्ड के लिए उसकी तरफ देखा। मोहतरमा मोबाइल ही नहीं लाई थी, वो किसी और चीज़ की क्या ही तवक्को रखते। खामोशी से अपने वॉलेट से उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी निकालकर फौजी को पकड़ा दी। 5 मिनट बाद वो कुछ तहीर से उनकी हमरा PMA के कुशादा शाहराह पर चल रही थी। दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, दूर ही दूर तक जर्द रोशनियों में जगमगाती हुई सड़कें और सीधा सीधा इमारतें नजर आती थी। वक्फे वक्फे से 2-4 गाड़ियां उनके बराबर से गुजर जाती। कुछ फासले पर वर्दी में मलबूस कुछ फौजी दोस्त चहलकदमी करते नजर आते। उसकी सारी तवज्जो अमर से हटकर PMA की तरफ मबजूल हो चुकी थी। अमर मुतबस्सुम निगाहों से उसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत, आंखों से झलकती हुई खुशगवार हैरत को देखते रहे। क्या कहती हो, कैंट में घर लें? वो अब उसे देखते हुए उल्टे कदम चल रहे थे। अलमीरा ने चौंक कर उन्हें देखा और झट से सरनफी में हिलाया। घर हम पहाड़ों पर बनाएंगे, बेसाख्ता मुंह से निकला। जहां अमर हैरान हुए थे वहीं वो भी अपनी बेखुदी पर शर्त रह गई। घर के मामले में इतनी बेइख्तियार क्यों हो जाती थी वो? हमारा घर, मेरा और तुम्हारा? वो बेयकीनी से उसे देखते हल्का सा हंसे। वो लब दांतों में दबाती हुई नजरें झुका गई। पहाड़ कौन से भला, एबटाबाद के या नमली मीरा के? वो अब मुसलसल मुस्कुराते जाते थे। अलमीरा खामोश रही। बताओ, वरना कैंट में घर ले लूंगा। एबटाबाद, झट से जवाब आया। वो हंस पड़े थे। फिर हम 2 घर लेंगे, छुट्टियों में नमली मीरा चलेंगे। मुझे नमली मीरा बेहद पसंद है मीरा। तो वहीं रहते ना, अपनी सरदारी और जागीर छोड़कर अजनबी शहर कौन आबाद करता है भला? वो मुंह बसोरती हुई सर झटक गई थी। अमर ने बगौर उसे देखा। कई पल बस देखते रहे। अब के हम बेनिशान हैं तेरे शहर में जानम। बाहम मिले हाथ ढीले पड़ गए। दिल की धड़कन मिस हुई। पसे मंजर और पेश मंजर में हर शय मालूम हो गई और बस अम्र कायम रहे। सर्द हवा के झोंके से दुपट्टा लहराया, बाल चेहरे से टकराए, मगर वो मताया कुल बनी साकित खड़ी रही। यहाँ से चांद कितना प्यारा लग रहा है, आप रोज देखते हैं? हवेली की छत पर गिरने के डर से उनका बाजू पकड़ कर बैठी अलमीरा मिसमराइज नजरों से पहाड़ की चोटी पर टिके माहे कामिल को देखती रही। नहीं, चांद कभी कभी ही नमली मीरा में उतरता है। उसे पहाड़ों के पीछे छुपा एबटाबाद ज्यादा पसंद है। उनकी नर्म गर्म निगाहें उसके चेहरे का तवाफ करती थी। वो दोनों अपने अपने चांद को तकते थे। अरसा हुआ तुम्हारा शहर आबाद किए बैठा हूँ, अब तो कबूल कर ही लो, मान लो मीरा कि एबटाबाद मेरा भी शहर है। उल्टे कदमों चलते अमर कब दोबारा उसके हम कदम हुए वो अनजान रही। धड़कनों का शोर इतना था कि वो मजीद कुछ सुन नहीं पाई। खुद में उलझी वो खामोशी से चलती रही। जैसे माँ की बातें बीप की तेज आवाज में कटती जाती थी, वैसे ही अमर की बातें धड़कनों का शोर में दबती गई। वो कुछ सुन नहीं पाई, कुछ सुनकर अनसुना कर गई। यहाँ तक कि उसने किसी की पुकार सुनी थी। अमर अंकल, किसी बच्चे की आवाज थी वो। अलमीरा माथे पर बल डालते हुए पलटी थी। अमर ने खुशगवार हैरत से गर्दन घुमाई। गुलाबी फ्रॉक में मलबूस बच्ची बालों के 2 पोनियां बनाए उनकी तरफ भागी चली आती थी। उनके करीब पहुंचकर उसने उछलकर हाई फाई के अंदाज में उनके हाथ पर हाथ मारा। फिर अगले ही लम्हे वो उनके गर्दन में बाजू डालती हुई उनके गोद में चढ़ गई थी। आई मिस्ड यू सो मच। मिस्ड यू टू बच्चे, कैसे हो? नानी के घर से वापस कब आए आप? वो प्यार से उसके गाल चूम रहे थे। अलमीरा मुतबस्सुम नजरों से उन्हें देखे गई। पूरे 2 वीक्स हो गए हैं, आप मिलने भी नहीं आए। मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाई थी, बहुत मसरूफ था, सो सॉरी। उनकी आंखों की चमक, मुस्कुराहट में ढले लब, गाल पर बनता हुआ गड़ा अलमीरा को अच्छा लगा था। अमर को बच्चे बेहद पसंद थे और बच्चों को अमर। रोते हुए बच्चे भी उनकी गोद में आकर पुरसुकून हो जाते थे। उन्हें आदत थी बच्चों के लाड उठाने की। ये कौन है? वो बच्ची अब उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। ये मेरी वाइफ है अलमीरा खानजादे, और मेरा ये तैयबा है लेफ्टिनेंट साले, मेरे दोस्त हैं उनकी बेटी। हाय मिसेस अम्र। हाय तैयबा। उसने धीरे से तैयबा के गाल को छुआ था। अमर के लबों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट गहरी हुई। उससे बच्चों को प्यार करना भी नहीं आता था। बाबा कहाँ हैं आपके? वो मामू के साथ आ रहे हैं। मैंने दूर से आपको पहचान लिया था, फिर मैं भाग कर आ गई। चलो फिर घर छोड़ देता हूँ आपको। उसे गोद में उठाए उसकी मासूम बातों पर मुस्कुराते हुए अमर आगे ही आगे चलते जाते थे। वो सुस्त रवि से उनके पीछे कदम बढ़ाती रही। तैयबा से बातों में मगन अमर ने उसकी रफ्तार सुस्त होते हुए देखकर बायां हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया था। उसने गर्दन घुमाए हुए गहरी नजरों से उन्हें देखा, जो तैयबा की किसी बात पर हंसे थे। मैं एक टेडी बियर भी लाई हूँ, घर चले आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा है। मेरे भालू से ज्यादा प्यारा नहीं होगा। आपके पास भी भालू है? हाँ,
भालू, पांडा, जंगली बिल्ली, ऑल इन वन का पैकेज है मेरे पास। जरनिगार रोशनियों का अक्स कत्थई आंखों में झिलमिलाया। उसके हाथ पर अमर की गिरफ्त मजबूत होती गई। वो और भी कुछ कह रहे थे, तैयबा उनकी बात पर खिलखिलाई थी। अमर मुस्कुराते रहे। तवज्जो से उन दोनों की बातें सुनती अलमीरा को महसूस हुआ कि उसके अंदर छिड़ा हुआ शोर थम रहा है। बहुत अरसे बाद उसकी हिस्सा माँ ने माँ की आवाज़ को कबूल करने से इनकार किया था। हना के लब कफलजदा हुए। दरवाजे पर होती हुई मुसलसल दस्तक थम गई। सड़क पर खिस पैदा करते हुए डंडे निगाहों से ओझल हो गए। ठंडे पड़ते हाथ को लम्स की गर्मी से सुकून मिला। बिना चांद की रात आज से पहले कभी इतनी सुस्त, इतनी तमानियत भरी महसूस नहीं हुई थी। वो उसका हाथ थामे चलते गए। वो अपनी सारी हिस्से सुलाए। माउफ जहन के साथ उनके हम कदम रही। पीएमए पर साया करती हुई सियाह चादर खामोशी से उन्हें देखे गई। दूर से झांकते हुए पहाड़ धुंध में लिपटते गए। अब के हम बेनिशान हैं तेरे शहर में जानम, एक जान ही तो दी है तेरे दीद की खातिर। जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और ग्रीन आइज़ जो थी उसका नाम निहाल है, और मुझे लगा था पहले वो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन अब मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि वो पहले अलमीरा की हेल्प करता है जबकि उसे मालूम होता है कि अमर की वाइफ है ये। और फिर अमर को भी सब बताता है, और उन चोरों का, कहूँ कि डाकुओं का जगह भी बताता है। तो मुझे इस तरीके से हेल्प करने पर लग रहा है कि वो शायद पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और मुझे शुरू से ही गुस्सा आता है अलमीरा और अमर की फैमिली पर, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया अलमीरा की मदर का। मतलब इतनी बुरी माँ भी होती है दुनिया में, क्योंकि मैंने अपने आसपास चाहे कितने भी बुरे लोग देखे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए सब अच्छा करते हैं। बुरे से बुरे लोगों के लिए भी मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों का अच्छा करते हैं, उनका अच्छा ख्याल रखते हैं। लेकिन कितना बुरा हो रहा है अलमीरा के साथ, मुझे बहुत दुख होता है इसे देखकर। और जैसा राइटर ने लिखा है तो ऐसा होता ही होगा, चाहे मैंने अपने आसपास नहीं देखा है, लेकिन फिर मुझे उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं दुनिया में। और करा क्या है अलमीरा ने जो इतना गुस्सा है, क्योंकि वो पहले तो कस्टडी लेना चाहती थी अलमीरा की। जब दादा को कस्टडी मिली थी अलमीरा की, और फिर 1 साल बाद वो खुद छोड़कर गए थे अलमीरा को। तो काफ़ी कुछ है पास्ट में। और जब पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जो मर्डरर हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ था, या हरेसमेंट या रेप या डोमेस्टिक वायलेंस या फिर चाइल्ड एब्यूज़, तो इनमें से वो किसी न किसी चीज़ के विक्टिम थे। लेकिन जब वो अलमीरा के बारे में पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, तो अमर का जो रिएक्शन था, तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं अलमीरा के साथ। तो पास्ट में जो स्टोरी दिखाते हैं वो भी कुछ ऐसी ही लग रही है। बाकी देखते हैं, लेकिन मुझे अलमीरा के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है अमर से ज़्यादा, क्योंकि अमर के साथ हुआ है बहुत बुरा, लेकिन अलमीरा के साथ उससे ज़्यादा बुरा हुआ है। और अलमीरा के पास अमर है हेल्प के लिए या फिर उसकी बातें सुनने के लिए, लेकिन अमर के पास कोई नहीं है ऐसा। तो दोनों के साथ ही अच्छा नहीं हुआ है पास्ट में, लेकिन अभी अच्छी चल रही है इन दोनों की स्टोरी। तो स्टोरी अच्छी है, मुझे तो पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है तो बताना ज़रूर। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।